अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम वीडियो के लास्ट में है। इसने डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया मगर फिर कुछ सोचकर बैग में से चाबी निकाली। आज वो यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई थी, अगले 2 लेक्चर्स फ्री थे तो इसने ख्वामख्वाह बैठकर गप्पे मारने से ज़्यादा घर आने को तरजीह दी थी। गेट खोलकर वो सहन कबूल करती अंदर आ गई। घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। दोपहर का 1 बज रहा था। यकीनन इस वक्त अम्मी और चची दोनों सो रही थी। ये उन दोनों की रूटीन में शामिल था कि 12 साढ़े 12 तक सारे काम ख़त्म करके वो सो जाया करती थी और फिर 2:30-3 बजे उठती थी जब सब के घर आने का वक़्त होता और फिर इसके बाद दोनों ही रात गए तक कामों में लगी रहती थी। हेलो कज़न, वो भी कमरे में जाने ही लगी थी कि सवास पर डर के उछल ही तो पड़ी थी। तुम कब आए और ये क्या बदतमीज़ी है? इस तरह डराया क्यों मुझे? वो इससे सामने खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी हरकत पर याद आने पर गुस्से से बोली, आई एम सॉरी, मेरा इरादा डराने का हरगिज़ नहीं था। मैंने तो बस तुमको जाता देखकर यूं ही आवाज़ दे दी थी। वो इसके यूं डराने पर खुद भी शर्मिंदा सा हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ये बताओ आई कब हो? इसका गुस्सा भी फ़ौरन ठंडा हो गया था। बस अभी कोई आधा पौना घंटा पहले ही आया हूँ। वो दोबारा सोफे पर बैठते हुए बोला। वो भी दूसरे सोफे पर जा बैठी। अच्छा फिर तुम पर फिर तुम अंदर कैसे आए? अम्मी चची तो सो रही होंगी ना? उस वक़्त इसे यकदम ही ख्याल आया इस वक़्त 2 बजने वाले थे, तो अगर वो आधे पौने घंटे पहले आया था तो तब भी वो सो रही होंगी। अगर वो उनके जागते में आया होता तो वो दोनों इस वक़्त लाज़मन जाग रही होती। पिछली बार आया था तो ताई अम्मी ने जाते हुए चाबी दे दी थी, याद है ना? पिछली बार बिना बताए आ गया था जल्दी और आगे घर लॉक्ड मिला और सब मज़े से हिब्बा बाजी के घर बैठे थे और मैं बेचारा यहाँ आधा घंटा धूप में इंतज़ार करता रहा। ना मोबाइल में बैलेंस, ना आप सबकी कुछ खबर। वो तो शुक्र है कि ताया जी जल्दी आ गए, वरना मैं तो पता नहीं इस रोज़ कब तक कुर्ती चमकती धूप में फ्राई होता रहता। उससे वो दिन याद करके ही झुरी झुरी आ गई। उस दिन गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा थी। हाँ, और अब्बू जी से हमें डांट पड़ गई थी, जबकि हमारे तो फरिश्तों को भी मालूम ना था कि तुम इस रोज़ आओगे। वो अब्बू जी की डांट याद करके बोली तो वो हंस पड़ा। तुमने कुछ खाया? उसे ख्याल आया कि उसने आकर कुछ खाया भी है या भूखा बैठा है। हाँ, एक अदद सेब पर सब्र शुक्र करके बैठा हूँ और दोनों ख़वातीनें खाना के जागने का इंतज़ार में हूँ। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला तो उसे हंसी आ गई। हाँ, तो खुद कुछ बनाकर खा लेते ना, जब तक उन दोनों के उठने का टाइम ना होता। तुम क्या इंतज़ार ही करते रहते? 2 साल अकेले रहकर भी कुकिंग नहीं आई तुम्हें? इसकी बात पर मुस्कुराते उसे नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हारे ख्याल से कज़न मैं वहाँ पढ़ता हूँ या कुकिंग सीखता हूँ? वो मुंह बनाकर बोला। सीखते नहीं हो, लेकिन मैंने सुना है कि अकेले रहते रहते बंदा सीख ही जाता है। वो कंधे उकचाकर बोली। हाँ, मगर तब जब वो सीखना चाहे भी, जबकि मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। वो सोफे पर दराज होते हुए बोला। अच्छा अब सो मत जाना, मैं कुछ बना देती हूँ। वो इसे लेटता देखकर बोली। तुम अभी आई हो, आराम करो, कुछ देर की ही बात है। वो कुशन सर के नीचे रखते हुए बोला। नहीं, मैंने खुद भी आज लंच नहीं किया, मुझे भी भूख लग रही है। मैं बस बैग कमरे में रख कर आती हूँ, तब तक तुम सोच कर रखो कि क्या खाना है तुमने? वो उठते हुए बोली तो वो भी सर हिलाता उठ बैठा। चलो मैं आती हूँ, बस 15 मिनट में। वो कहकर कमरे में आ गई। बैग रखकर अलमारी से कपड़े निकाल के उसने बाथरूम का रुख किया। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर निकली, गीले बालों को जल्दी से कैचर में कैद करके। जब वो किचन में आई तो वो वहीं कुर्सी पर बैठा पानी पी रहा था। फिर क्या सोचा तुमने? खाना खाना है? इसने अपने लिए गिलास में पानी डालते हुए पूछा। मैं अभी फ्रिज का जायज़ा लेकर बैठा हूँ, कबाब रखे नज़र आए हैं चीज़ और टमाटर के साथ। अगर ज़बरदस्त से सैंडविच मिल जाएं तो क्या बात है। वो इसके आने से पहले फ्रिज का तफसीली जायज़ा ले चुका था। अरे वाह, लगता है आज ही बनाकर रखे गए हैं, क्योंकि कल तक तो नहीं थे। वो भी खुश हो गई। फिर इसने उठकर जल्दी से 4 कबाब निकाले, फ्राई पैन में ऑयल डालकर चूल्हे पर रखा। जितनी देर में ऑयल गर्म हुआ वो फ्रिज से टमाटर, चीज़ और 2 अंडे निकाल लाई। प्याली लेकर एक अंडा तोड़कर फेंटा और एक एक करके चारों कबाब इसमें डिप करके फ्राई पैन में डाल दी। इन्हें एक दो बार प्लेट पलट कर इसने आंच धीमी कर दी और टमाटर काटने लगी। वो जो इतनी देर से बैठा चुपचाप सारी कार्रवाई देख रहा था, उठकर इसके पास आ गया और खामोशी से चीज़ का पैकेट उठाकर इसमें से 2 स्लाइस निकाले और इनको
कवर उतारने लगा। इसने एक नज़र इसे देखा और दोबारा टमाटर काटने लगी। चीज़ के दोनों स्लाइस इसने कटे हुए टमाटर के साथ प्लेट में रख दिए। फिर जाकर फ्रिज में से डबल रोटी निकाल कर लाए। जबकि वो टमाटर काट लेने के बाद अब कबाब देख रही थी। जाइना प्लीज़ एक प्लेट देना वहाँ से। वो चूंकि बर्तनों की रैक के नज़दीक खड़ी थी तो वो इससे बोला। इसने कबाब प्लेट पड़ने के बाद रैक से प्लेट उतार कर इसे पकड़ाई तो वो डबल रोटी निकाल के इसमें रखने लगा। तुम कितने सैंडविच खाओगे? इसने डबल रोटी के स्लाइस निकालते हुए इससे पूछा। एक। इसके कहने पर इसने प्लेट में 6 स्लाइस निकाल कर रखे और फिर चीज़ का पैकेट और डबल रोटी फ्रिज में रखा है। वापस आया तो वो कबाब प्लेट में निकाल चुकी थी। फिर इसने कटिंग बोर्ड उतारा और एक एक करके डबल रोटी के किनारे छुरी की मदद से अलग कर दिए। जबकि वो इन पर टमाटर के गोल कटे टुकड़े रखने लगा। इसने इस काम से फारिग होकर टमाटरों के ऊपर कबाब रखा। फिर दोनों पर अगला स्लाइस रखा। इसके बाद इसने अंडे में थोड़ा सा चाट मसाला डालकर फ्राई किया और इसे एक सैंडविच पर रख दिया। फिर इसी तरह इसने दूसरा अंडा तोड़कर फ्राई किया, दूसरे सैंडविच पर रख दिया। फिर दोनों पर एक एक कबाब और एक एक चीज़ का स्लाइस रखकर डबल रोटी के बाकी 2 पीस रखकर दोनों को छुरी की मदद से त्रिकोण शक्ल में दरमियान से काट कर 2-2 हिस्सों में कर दिया। फिर जाकर प्लेट ओवन में रख दिया। 2 मिनट बाद जब निकाल ली तो चीज़ पिघल चुकी थी। इसने 2 प्लेटें ली और एक प्लेट में अपने लिए एक सैंडविच रखा, दूसरे में इसके लिए 3 सैंडविच रखकर किचन में ही टेबल पर रख दिए। इतनी देर में वो फ्रिज से कोक और केचप लाया और इसने 2 ग्लास लाकर टेबल पर रख दी और फिर खुद भी इसके सामने वाली कुर्सी खिसका कर बैठ गई। जानिया, ये केचप देना प्लीज़। इसने केचप की जानिब इशारा किया। वैसे एक बात है, वो उसे केचप की बोतल पकड़ाते हुए बोली। फिर नज़र उठाई तो वो स्वाई नज़रों से ही देख रहा था। तुम्हें कुछ पकाना तो नहीं आया? सो नहीं आया। सासा तमीज़ भी बिल्कुल नहीं आई इसकी बात पर वो हैरान हुआ। भला इसने क्या बदतमीज़ी की थी? हाँ तो सही कह रही हो ना? इतनी हैरानी से क्यों कह रहे हो? क्यों देख रहे हो? इसके यूं हैरानी से देखने पर कहा। फिर बोली, तुमसे बड़ी हूँ मगर तुम्हारी बदतमीज़ी वही की वही है कि आप ही बाजी कहने का कोई तकल्लुफ़ ही नहीं करना। वो जो इसकी पहली बात पर हैरान हो रहा था, अगली बात पर हंस पड़ा तो उसने ज़रा गुस्से से देखा। हाँ तो क्यों करूँ ऐसा तकल्लुफ़? इतनी भी बड़ी नहीं हो कि आप ही बाजी कहूँ तुम्हें? वो हंसते हुए बोला। इसे मज़ीद गुस्सा आया। वो बचपन से ही इस बात पर चिढ़ती थी कि वो हिब्बा को तो बाजी कहता था, पर इसके हज़ार हाँ कहने पर भी इसने जाइना को बाजी नहीं कहा था। इसे कितना शौक था कि वो हिबा की तरह इसे भी बाजी कहे, मगर इसने तो जैसे ये चिढ़ ही बना ली थी कि इसे कभी बाजी नहीं कहना। और वो बाकी आज तक इस बात से चिढ़ती थी, मगर इस पे अब भी असर ना होता और कहने से वो भी बाज ना आती। पूरे 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। हिबा बाजी 3 साल बड़ी हैं मुझसे और मैं इन्हें बाजी कहती हूँ, जबकि तुमसे मैं 4 साल बड़ी हूँ। पर तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसने कई बार कही बात एक बार फिर दोहराई। हाँ तो ना कहो बाजी उन्हें, मैंने थोड़ा ही पाबंदी आयद की है तुम पे। इसने भी वही जवाब दोहराया जो हर बार इस बात पर देता था, जबकि इसके जवाब पर जीनिया कलस कर रह गई। जानिया क्लस कर रह गई। और लोगी सैंडविच। इसने अपने सैंडविच का आखिरी बाइट मुंह में डाला तो इसने अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बहुत शुक्रिया। इसका मुंह फूल चुका था। गुस्से से कहती अपनी जगह से उठी, प्लेट धोकर रैक में रखी और वहां से वॉकआउट कर गई। ये बड़ी हैं ये मोहतरमा, जबकि मुंह अब तक बच्चों की तरह फूल जाता है। वो मुस्कुराकर बड़बड़ाता दोबारा प्लेट पर झुक गया था। अरे अदयान, तुम कब आए? वो जो सैंडविच तनावल फरमाने के बाद ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते ऊँग रहा था। इस आवाज़ पर चूंकि इस तरफ देखा जहाँ रबिया बेगम खड़ी बेतरह हैरत से इसे देख रही थी कि एक तो इसकी गैर मुतवक्का आमद और वो भी यूं कि खबर भी नहीं। अरे ताई माँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराता वो उठा और सलाम करता उनके आगे ज़रा झुका तो उन्होंने भी शफ़क़त से इसका सर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो सदा खुश रहो। उन्होंने दुआओं से नवाजा। फिर बोली, ये तो बताओ कब आए, कैसे आए, उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम्हारी माँ को खबर है या इसको भी नहीं बता? इनके एक साथ इतने सवालों पर वो हंस पड़ा। अरे आराम आराम से सवाल करे ताई माँ, मैं यही हूँ, आज ही फ्लाइट से वापस नहीं जा रहा। इसने इन्हें थाम कर सोफे पर बैठाया और ख़ुद भी साथ बैठ गया। शरीर वो इसकी कमर पर थप लगाते खुद भी हंस दी। मेरा प्रोजेक्ट का काम बस जल्द ख़त्म हो गया था तो वो सबमिट करवा के जल्दी आ गया। घर 1:30 बजे पहुंचा था। आपकी दी हुई चाबी काम आ गई मेरी। फिर थोड़ी देर बाद जाइना आ गई यूनिवर्सिटी से। इसने ही फिर सैंडविच बना कर दिए। इसने अब इन्हें तफसीलें बताया।
ज़ायना इतनी जल्दी कैसे आ गई आज? वो हैरान हुई। मालूम नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, मुझे लगा इसी उसी टाइम आती होगी। उसने कंधे चाकर लाइल्मी का इज़हार किया। नहीं, रोज़ तो 5 बजे तक आती है। खैर आप बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, क्या खाओगे? उन्होंने प्यार से पूछा। अभी तो कुछ नहीं खाऊंगा, मगर डिनर में आप आज मटर पुलाव बनाइएगा, साथ मज़ेदार रायता और कबाब। इसने अपना मनपसंद खाना बताया तो रबिया बेगम मुस्कुरा दी। जानती थी इसे मटर पुलाव रायते और कबाब के साथ कितना पसंद है। मैं तो अभी का पूछ रही थी, रात के खाने में तो बनाया ही यही था। अभी तो कुछ भी नहीं ताई माँ, 3-3 सैंडविचेस खाकर बैठा हूँ, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है अभी। एक तो तुम आजकल के बच्चे ना, बस इस डबल रोटी के 2 पीस खाकर तुम लोगों के पेट भर जाते हैं। लड़कियां तो लड़कियां, तुम आजकल के लड़कों भी दुबला पता नजर आने का जाने का क्या खप्त हो गया है। वो नजरा नाराजगी से जताकर बोली तो बेसख्ता हंस दिया। अरे ताई माँ, मुझे ऐसा कोई खप्त नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं मोटा होकर भी इतना ही प्यारा और हैंडसम दिखूंगा जितना अब दिखता हूँ। वो शरारत से बोला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा बेटा लाखों में एक है। वो फौरन बड़े लाड से बोली तो इससे फिर हंसी आ गई। वो यूं ही बैठा ताई माँ से बातें कर रहा था जब उज़्मा बेगम भी आ गई। इनका रद्द-ए-अमल भी कमोबेश रबिया बेगम जैसा ही था, पर इनके अंदाज में अदयान ने थोड़ी बेचैनी महसूस की थी, जिसे देखकर वो बेचैन हो गई हो। मगर वो जल्द ही इस एहसास को अपना वहम समझकर टाल गया। कुछ ही देर में ज़ीशान और आसिम भी स्कूल और कॉलेज से आ गए थे। आसिम सेकंड ईयर जबकि ज़ीशान मैट्रिक का स्टूडेंट था। अदयान को देखकर वो दोनों ही खिल उठे थे। फिर सारा दिन इसी के सर हुए रहे। रात तक नासिर साहब भी आ गए थे। भतीजे को देखकर वो भी खुश हो गए। अगले रोज़ वो सुबह से देर देर से सोकर उठा था। एक तो सफ़र की कुछ थकान भी थी और फिर रात सब बातों में लगे तो वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। 3 बज रहे थे जब वो कमरे में आया था। सोते सोते 3:30 पौने 4 हो गए थे। तो और तकरीबन 12:30 बजे जब वो नहाकर बालों को हाथ से झटकते बाहर आए तो घर पे खामोशी का राज था। यकीनन सब अपने अपने काम से चले गए थे। बस किचन से हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आ रही थी, जिसका मतलब था अम्मी और ताई अम्मी वही थी। वो भी वहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। रबिया बेगम हंडिया बना रही थी जबकि उज़्मा बेगम पास खड़ी चावल चुन रही थी। साथ साथ दोनों बातें भी कर रही थी। वो भी वहीं चेयर खिसका कर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। में होगी नींद पूरी तुम्हारी? सलाम करने पर ये दोनों ही ख़वातीन इसकी जानिब मतवज्जो हुई थी। अब उज़्मा बेगम कह रही थी, हाँ जी, बस थकन थी तो देर तक सोता रहा। इसने इतनी देर तक सोने की वजह बताई। हाँ तो बेटा, थकावट होनी ही थी। उज़्मा, तुम ख्वामखा बच्चे को परेशान ना करो। बेटा तुम बताओ नाश्ता क्या करोगे? रबिया बेगम फ़ौरन इसकी हमायत में बोली। फिर नाश्ते का पूछने लगी। बस जूस दे दें, इसके बाद अब दोपहर का खाना ही खाऊंगा सबके साथ। अभी कुछ खा लिया तो खाना नहीं खा सकूंगा। इसके कहने पर रबिया बेगम अस्बात में सर लाती गराज की तरफ बढ़ गई। जूस निकाला फ्रिज की तरफ बढ़ गई। जूस निकाला, गिलास लेकर दोनों चीज़ें ट्रे में रखी। फिर एक कैबिनेट खोलकर इसमें से एक जार निकाला और पलट कर प्लेट लेकर जार में से थोड़े से केक रस निकाल के इसमें रखे। जूस और गिलास के साथ प्लेट ट्रे में रखी और फिर इसके सामने टेबल पर रखते हुए बोली, ये खा लो, थोड़े से खाने में अभी टाइम है, इतनी देर भूखे नहीं रहना। शाबाश। इनके कहने पर वो सर इस बात में हिलाकर जूस के साथ केक रस खाने लगा। साथ साथ इनकी बातों में भी शरीक था। अम्मी के रवैये से आज भी कुछ अलग ही लगा। वो ना तो इससे ज़्यादा बात कर रही थी और ना ज़्यादा इसकी तरफ देख रही थी। और फिर सारा दिन यही होता रहा। इसे लग रहा था वो बिला सबब खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही हैं। हालांकि पहले जब भी वो छुट्टियों में घर आता तो वो हज़ार मसरूफियत के बावजूद भी इसके लिए वक़्त निकाल लेती थी। सब सो जाते तो वो अकेली इससे हज़ारों बातें करती थी, नसीहतें करती थी, अपना ख्याल ना रखने पर डांटती, इसकी फरमाइशें सुनती। मगर इस बार वो काम काम ना होते हुए भी खुद को कामों में उलझा रही थी और आज वो इस बात को नज़रअंदाज ना कर सका था। लेकिन आसिम और ज़ीशान की फरमाइशों में फंसकर इसे इनसे बात करने का वक़्त ही ना मिला तो वो बाद में इनसे पूछने का इरादा करते हुए इन दोनों को लेकर चला गया। और रात को जब तक इनकी वापसी हुई वो सो चुकी थी। अगले दिन इतवार था, जिस वजह से आसिम और ज़ीशान ने देर रात तक इसके साथ बिना किसी की डांट के डर से इसके साथ बाहर घूमे फिरे थे। और इसी वजह से वो दोनों जानिया कि बाजी को भी साथ लेकर नहीं गए थे कि वापसी के लिए जल्दी करेंगी। इसी तरह वो इस रोज़ भी उज़्मा बेगम से बात ना कर सका। मैं आज हिबा बाजी की तरफ जाऊंगा। इतवार है तो यकीनन वसीम भाई भी घर में होंगे, इनसे भी मुलाकात हो जाएगी। चूँकि इतवार था और छुट्टी वाले दिन नाश्ता आराम से 9 साढ़े 9 तक होता था, वरना आम रूटीन में सब सुबह 7 सवा 7 तक नाश्ता कर लेते थे। अब भी सब बैठे नाश्ता कर रहे थे जब अदयान बोला। सभी ने इसकी जानिब देखा था। हाँ सही है, इससे भी मिलकर आओ, वरना बाद में अच्छी खासी क्लास ले लेगी तुम्हारी ताया जी भी। मजाक से
बोले तो इसने भी हंसते हुए सर हाँ में हिला दिया था, और ये तो वो खुद भी जानता था कि अगर वो ना गया तो वो कितना नाराज़ होगी। वो मिलने के लिए नहीं आया। फिर ये तो इसका हर बार का मामूल था, जब भी आता आने के दूसरे तीसरे दिन ही इनसे मिलने जाता, कभी वो खुद आ जाती। हिब्बा को कहना अब 2-3 दिन तक आ जा रहने क्यों, उज़्मा इनके कहने पर इसने तो सरस बात में हिला दी, जबकि वो अम्मी से पूछ रही थी। जी भाभी, इसे लगा जैसे अम्मी ने ये 2 अल्फाज बामुश्किल किए। इसने हैरानगी से इन्हें देखा। ठीक उसी वक़्त उन्होंने भी इसकी तरफ देखा था, और इसे भी अपनी तरफ देखता पाकर वो फ़ौरन नज़रें चुरा गई थी। वो उलझ कर रह गया। नाश्ते से फ़ारिग हुए तो आसिम लड्डू निकाल आए और इसे भी साथ घसीट लिया। वो 3 थे, एक प्लेयर कम था। नासिर साहब से पूछा तो उन्होंने किसी काम का कहकर मना कर दिया। इसके बाद 15 मिनट की मुसलसल मिन्नतों के बाद वो ज़ीनिया को खेलने पर राज़ी करने पर कामयाब हो सके थे। ज़ानिया को खेलने पर राज़ी करने पे कामयाब वो हो सके थे, और अब वो चारों खूब शोर शराबे के साथ लूडो खेल रहे थे। उज़्मा बेगम ने किचन से बेटे को हंसते देखा तो दिल में खुदा से इसके लिए उम्र भर के लिए भरपूर हंसी मांगी थी, और फिर आंखों में नमी लिए वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई थी। दोपहर का 1 बज रहा था जब वो हिबा बाजी के घर पहुंचा। बेल बजाने के चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुलने वाली हिबा बाजी ही थी। इसे देखकर वो पहले तो हैरान हुई, फिर इनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब परेशान कुन से तासरात थे इनके चेहरे पर, जैसे अदयान ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था मगर समझ नहीं पाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया है आपको? खुशी का कुछ तो ज़्यादा ही बड़ा झटका लगा है क्या मुझे देखकर? यहाँ 6-7 माह में इतना बदल गया हूँ जो पहचान नहीं रही आप। वो हल्के-फुल्के मज़ाक में अंदाज़ में बोला तो वो जैसे चूक कर किसी कैफ़ियत से निकली थी। हाँ, नहीं, वालेकुम अस्सलाम, आओ अंदर। वो जैसे बदवक़्त मुस्कुराई थी। आओ बैठो, कब आए तुम? वो इनके हमरा ड्राइंग रूम में आगे इससे बैठने का इशारा करती वो खुद भी साथ वाले सोफ़े पर टिक गई थी। परसों ही आया हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? वसीम भाई कैसे हैं और सब कैसे हैं घर में? इसने इनकी बात का जवाब देते हुए पूछा। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? इसे लगा जैसे ही सवाल पूछते उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। हाँ शुक्र है अल्लाह का, मैं यकदम फिट हूँ, देख लें बल्कि पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, क्यों है ना? वो हंसकर शार से बोला तो उन्होंने जैसे बड़ी हैरानगी से इसकी तरफ देखा। वो इनका इस कदर हैरान होना समझा नहीं था। ध्यान तुम वैसी हैरानगी से इससे कुछ कहने लगी थी जब वसीम भाई अंदर दाखिल हुए। वो यकदम खामोश हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? साले साहब उठकर वसीम भाई से बलगीर हुआ। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वसीम भाई से जवाबन इनका हाल हवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अरे बैठो ना यार, इसे कहते वो खुद भी सामने सोफे पर जा बैठे। और यंग मैन, पढ़ाई कैसी जा रही तुम्हारी? वो हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करने लगे। वसीम भाई के ध्यान दिलाने पर वो मेहमान वाजी का इंतज़ाम करने उठ गई, वरना ध्यान की जब भी इन पर नज़र पड़ी वो अजीब बेचैनी का शिकार नज़र आ रही थी। अभी भी लज़्मात मेज़ पर सजा कर वो इसे और वसीम भाई को सर्व करने के बाद वो खुद चाय का कप लेकर बैठी किसी अधेड़ बुन में थी। इसे महसूस हुआ जैसे वो इससे कुछ कहना चाह रही हो मगर शायद वसीम भाई की मौजूदगी में कहना पा रही हो। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा मगर इसे हिबा बाजी से कुछ पूछने का मौका ही ना मिल सका। तकरीबन 4:30 वो इजाज़त लेकर निकला था। वसीम भाई और हिबा बाजी ने इसे ज़बरदस्ती खाने के लिए रोक लिया था, और अब वापस जाते हुए उसका ज़हन हिबा बाजी के रवैये का सोचता बुरी तरह उलझा हुआ था। वो कुछ देर पहले ही उठा था। कल हिबा बाजी की तरफ से आने के कुछ देर बाद वो पुराने दोस्तों से मिलने चला गया था। रात तक यूं ही इनके साथ रहा। वक्त गुजरने का पता ना चला। रात के 2:30 बजे वापसी हुई थी तो अब कहीं 11 बजे जाकर उठा था। अब नहाकर निकला, शीशे के आगे खड़े अपनी आदत के मुताबिक गीले बाल झटक कर आता जब इसके कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला था। आने वाली हिबा बाजी थी। खैर हिबा बाजी दहशतगर्दों की टीम ज्वाइन कर ली है क्या, जो सुबह ही सुबह मुझे गरीब के कमरे में धमाके कर रही हैं? गो कि वो इनके इस तरीके से आने पर बेहद हैरान हुआ था मगर अब शाह से पूछ रहा था। हिबा बाजी के चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। क्या है ये सब अध्ययन हमारे लिए? क्या अब कोई अहमियत ही नहीं है इन सब बातों की? वो इसके सामने खड़ी सवाल कर थी जबकि उसकी बात का मतलब इनका गुस्सा समझ ना पा रहा था। क्या सब किस बात की अहमियत? क्या कह रही हैं आप हिबा बाजी? कहीं वसीम भाई के साथ सुबह सुबह लड़कर तो नहीं आ रही हैं? और शामत मासूम भाई की? वो फिर मजाक कर गया था और वो जो गुस्से से बेहाल थी इसका बार बार का मजाक इनको मज़ीद भड़का गया था। तुम्हारे इस अंदाज के नतीजे में मैं क्या समझो ध्यान कि जो कुछ तुम कहते थे वो सब वक्ती जज्बातियत थी?
तुम्हारी एक कम उम्र लड़की की महज नादानी में कही की बातें जिनमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। इनके लहजे में दुख भी था और गुस्सा भी था। हम इस बार अदयान का शरारती अंदाज फौरन उड़न छू हो गया था और हिबाबाजी की बात पे इसके माथे पर कई बल पड़ गए थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? इसके लहजे में गुस्से की मेजिश थी। मतलब भी मुझे ही समझाना पड़ेगा? इतने नादान हो तुम, क्या समझ ही नहीं रहे मेरी बात का मतलब? इनका लहजा तंजिया था। जाहिर है जब तक आप समझाएंगे नहीं मेरी समझ में नहीं आएगा कि आपकी इस बात का इस वक्त क्या मतलब है। इसकी आवाज़ में अब भरपूर गुस्सा था। हैरत की बात है मिस्टर अदयान सिकंदर कि आपको इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या पूछ रही हूँ। खैर तुम कहते हो तो और वाज़ह तरीके से पूछ लेती हूँ। मिस्टर अदयान, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इतने अरसे से आप जो ये राग लापते फिर रहे हैं कि आप जाना से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वही आपकी चाहत है, तो ये सब बातें क्या थी? क्योंकि मुझे तो अब उन बातों में सिवाय वक्ती जज्बातियत और एक बच्चे की बेवकूफ़ाना ज़िद के और कुछ नज़र नहीं आता था। इनके अल्फाज तन से पुरते अदयान की परेशानी के बलों में इजाफा हो गया था। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं क्या इतना ही बेवकूफ़ और पागल दिखाई देता हूँ कि आपको अपने जज्बों की सच्चाई ही ना जान सकूँ, या इतना जाहिल समझ रखा है आपने मुझे कि आप यहाँ खड़ी मेरे पास और खरे जज्बों पे शक करती रहेंगी और मैं खड़ा सुनता रहूँगा? ये आप हैं हिबाबाजी, तो इतना लिहाज कर रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो बहुत बुरी तरह पेश आता। इसका वाकई बस नहीं चाह रहा था कि वो क्या कर दे। आखिर वो ऐसी बात कह भी कैसे सकती थी? कि क्या वो अनजान थी कि जाना के लिए वो कितना दीवाना था? फिर कैसे कह गई वो ऐसी बातें? इसकी आंखों में जैसे शोलों की लपक थी। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि इनमें ज़रा भी कोई सच्चाई है। इनमें अगर ज़रा भी कोई सच्चाई होती तो आज तुम इतने खुश, इतने फ्रेश ना दिखाई दे रहे होते। बताओ ना मुझे, अगर तुम्हारी कही बातें सच हैं तो ये सब क्या है? उनकी आवाज़ गुस्से की बायस ऊंची हो गई थी। क्या सब क्या है? मेरे फ्रेश या खुश होने से इस बात की सच्चाई से क्या ताल्लुक़ है? आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बताएं। पहले के भिजवा रही हैं। वो बुरी तरह तप गया था। बात ऐसी कर रहे हो जैसे हर बात से अनजान हो, कुछ जानते ही नहीं तुम। वो वाकई अनजान है। हिबाबाजी की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि जब उज़्मा बेगम बोली। वो दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। न जाने वो कब आ खड़ी हुई थी, इससे नहीं मालूम। अभी वो अंदर आ गई। इनकी आवाज़ में दुख था। क्या नहीं मालूम किस बात से अनजान हो? क्या बोल रहे हैं आप लोग? इसके अंदर किसी अनजाने से एहसास ने सर उठाया जो खुशगवार तो हरगिज़ नहीं था। पर चाची, आपने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रखी है आपने? वो हैरानगी से पूछ रही, जबकि वो नासमझी से कभी उज़्मा बेगम को देखता, कभी हिबा बाजी को। इसे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। कैसे बताती हिबा? मुझे डर था ये कोई तूफान ना खड़ा कर दे। घर में भाई साहब ज़बान दे चुके थे, उनकी इज्जत का सवाल था। और फिर ये जो कुछ हो रहा है इसमें गलती सरासर इसकी अपनी है। जब 2 साल पहले ये जा रहा था तो मैंने कहा था किससे कि मैं भाई साहब से और भाभी से बात करती हूँ, मगर इसने रोक दिया था मुझे। तो अब सब हो जाने के बाद किस मुंह से भाई साहब और भाभी से बात करती? वो क्या कहते कि अब तक क्यों चुप रही हो? और हिबा, सच पूछो तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इससे कुछ बताऊं। इनकी आंखों में नमी उतर आई। हिबा बाजी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर शायद इरादा बदल कर रुख इसकी तरफ किया। मुझे लगा तुम्हें आए 3-4 दिन हो गए हैं, तुम जान ही गए होगे। बल्कि कल जब तुम आए हो तो मैं यही समझी कि तुम इस बार इसी वजह से जल्दी आ गए हो। पर जब तुम्हारा इतना नॉर्मल रवैया देखा, इतना फ्रेश, तो बस मैं इनको समझ ना आ रहा था कि वो किस तरह इसे बताएं। अब तक तो वो इसे हर बात से बाखबर समझ के बेनुकत सुना रही थी, मगर अब बताने को अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। आप लोग क्यों मुझे उलझा रही हैं इतना? जो भी बात है प्लीज़ सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? आखिर क्या बात है ऐसी? इसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। वो बुरी तरह चिढ़ कर बोला, अदयान, वो अब्बू ने जाना का रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे से, और शायद अगले माह तक शादी भी कर दें, वरना निकाह तो अगले माह लाजमी कर देंगे। और अदयान सिकंदर को लगा कि इसका दिल धड़कना भूल गया है, सांस कहीं अंदर ही अटक गई है। मगर नहीं, इसका दिल भी धड़क रहा था, सांस भी चल रही थी, मगर अब इनमें ज़िंदगी कोई रमक नहीं थी। वो जैसे बेदम सा ड्रेसिंग टेबल की सतह पर ही बैठ गया था। कई चीज़ें वहाँ से ज़मीन पर जा गई थी। अदयान, उज़्मा बेगम एकदम आगे बड़ी थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? इसकी नज़रें नीची थी और आवाज़ ऐसी थी जैसे बामुश्किल बोल रहा हो, तुझे मैंने कहा था ना मुझे भाई साहब और भाभी से बात कर लेने दे, मगर तूने रोक दिया था। तेरी बात भी माकूल थी, लेकिन अब एहसास होता है कि हम बहुत अहम बातों को नज़रअंदाज कर गए थे। अगर तभी इन बातों पे भी सोच लेते तो आज सब कुछ ठीक होता। जाना किसी और आंगन में ना जा रही होती। उज़्मा बेगम की भी कितनी ख्वाहिश थी कि जाना को अपनी बहू के रूप में देखने की, मगर हर ख्वाहिश का पूरा होना ज़रूरी तो नहीं।
वो अब भी किसी और आंगन में नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी मेरी बनकर। वो जैसे कुछ ठान चुका था, लब इंच का बोला। इसे अम्मी की बात दिल के आर पार महसूस हुई थी। वो यकदम अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उज़्मा बेगम और हिब्बा एक साथ इसके पीछे लपकी थी। उज़्मा बेगम ने इसका बाजू थाम लिया। कहाँ जा रहा है तू? ताई जी के पास से इसने ताया जी के पास इसने अपना बाजू आज़ाद करवाना चाहा, मगर उन्होंने गिरफ्त मजबूर कर ली। क्यों, किस लिए? वो जानती थी कि मगर फिर भी पूछ रही थी इनको कहने के वो ये रिश्ता तोड़ दें। जाना इस घर से कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। मगर अब मेरे हवाले से वो बिना इनकी तरफ देखे बो रहा था। बात मुकम्मल करके इसने फिर जाना चाहा तो उन्होंने इसे कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। कहीं नहीं जाएगा तू, तेरी ख्वाहिश के लिए मैं भाई साहब की इज्जत पे हरफ नहीं आने दूंगी। अपनी ख्वाहिश के आगे ये मत भूल के वो मौसी ने हमारे छोटे छोटे थे तुम लोग जब तुम्हारे अब्बू गुजर गए, और तब से अब तक भाई साहब और भाभी ने हमें सहारा दिया हुआ है। तुम दोनों को अपने बच्चों से बढ़कर लाड प्यार दिया और कभी जताया तक नहीं। तो क्या अब तो ये सिला देगा इनकी नेकी का, नेकी का इनके दोस्त के आगे इनकी नाक कटवाएगा? जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि इनके लिए ज़बान का पास रखना किस कदर अहम है। होश कर दयान भाई साहब, अगर तेरी ज़बान तेरी जिद मान भी गए तो अपने दोस्त के आगे झुक जाएंगे, टूट जाएंगे वो। अदयान तो कुछ तो ख्याल कर। वो इसे कहते कहते रो पड़ी थी। हिब्बा की आंखों में भी आंसू थे। वो जानती थी कि क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त। इसका कितना चाहता था वो जाना को। वो जानती थी पागल ही हो तो था इसके लिए, जब कि अदयान की हालत ऐसी थी कि जैसे कोई पल में इसका सब कुछ छीन कर ले गया हो। इसकी ज़िंदगी, इसका सुकून, इसकी हंसी, सब कुछ। ये मेरी ज़िद नहीं है अम्मी, मेरी ज़िंदगी है। मैं कैसे इसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होने जाने दे सकता हूँ? मैं नहीं रह पाऊँगा इसके बिना। अम्मी आप तो जानती हैं ना मैं किस कदर मोहब्बत करता हूँ। जैसे मैं कैसे अपनी चाहत से दस्तबरदार हो सकता हूँ? कैसे? अम्मी प्लीज़ कुछ करे ना। वो इनकी आगोश में छुपा रो रहा था। अपने इतने बहादुर बेटे को यूँ रोते देख इनका दिल जैसे फटने का था। वो पहली बार इस तरह रोते देख रही थी, और नुकसान भी तो कुछ कम ना था, जिसे वो बचपन से चाहता आ रहा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिसकी तमन्ना इसने की थी, जिससे मोहब्बत इसकी ज़िंदगी बन गई थी, आज इसे मालूम हो रहा था कि वो इसे कभी मिल ही नहीं सकती। इसके सामने इसे किसी और का बना कर इसे सौंप दिया जाएगा। वो कैसे ना रोता, कैसे ना तड़पता। अब इसके अलावा तो इसके बस में कुछ भी ना था। हिब्बा पास खड़ी बिना आवाज़ के आंसू बहा रही थी। और ध्यान से किस कदर उनसीयत थी। इन्हें छोटा था मगर हमेशा बड़े भाइयों की तरह हिफाजत की दीवार बना रहता था। उन्होंने कभी इसको अपने सगे भाई से कम ना समझा था। और जब इन्हें पता लगा था कि जाना के लिए जज्बात रखता है, इस रोज़ वो इन्हें और भी अजीज़ हो गया था। आज वो इससे लड़ने आई थी। वो कुछ क्या करता क्यों नहीं है। वो चाहती थी कि जाना का रिश्ता वहाँ से ख़त्म होकर अदयान से ही हो, मगर चची की बातों ने इन्हें भी गहरे दुख की पताल में ला फेंका था। अब वाकई देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। इन्हें अफसोस हो रहा था कुछ देर पहले अदयान को कहेगी अपनी हर बात पे क्या कुछ नहीं सुना दिया था। उन्होंने इनको पछतावा होने लगा था। वो अब भी उज़्मा बेगम की गोद में मुँह छुपाए सिसक रहा था। हिब्बा आंखों में नमी लिए बाहर निकल गई। जुल्फ़िकार, हैदर और आयशा बीबी की दो औलादें थीं, नासिर जुल्फ़िकार और इनसे छोटे सिकंदर जुल्फ़िकार। वही इन दोनों का कुल सरमाया थे, जिन पर वो अपना प्यार दुलार सर्फ करते थे। वक़्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दोनों भाई जवान हुए, तलीम मुकम्मल हुई तो बारी बारी दोनों की शादियाँ होगी। पहले घर में जुल्फ़िकार साहब के चचाज़ाद भाई की बेटी रबिया नासिर साहब के साथ ब्याह कर इस घर में ये अच्छी तरबियत में पली बड़ी सोबर खातून थी। शादी के 1.5 साल बाद इनके आंगन में हिब्बा आई। हिब्बा की पैदाइश के 3 साल बाद जाना आई। जाना ने इस घर में आंख खोली। जाना 3 साल की थी जब जुल्फ़िकार साहब और आयशा बीबी ने अपने छोटे बेटे के लिए उज़्मा को पसंद किया। उज़्मा भी जुल्फ़िकार साहब के दूर पार के रिश्ते में बहन जो बेवा थी की बेटी थी। दोनों बहुएं बहुत ही मिलनिसार और सुघड़ थीं। घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहता था। 1 साल बाद उज़्मा और सिकंदर को अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा। नासिर साहब की ख्वाहिश पे इसका नाम अदयान रखा था। घर का पहला बेटा था। खूब ही लाड नखरे उठाए जाते थे। हिब्बा के साथ साथ जाना भी इसके लाड उठाती रहती। अदयान 5 साल का था जब नासिर साहब और रबिया बेगम को भी अल्लाह ने बेटा दिया। आसिम पैदा हुआ और फिर घर का सबसे छोटा बेटा ज़िशान, जो आसिम से 2 साल छोटा था, उज़्मा और सिकंदर की गोद में। और यूँ ये घराना मुकम्मल हो गया। वक्त गुजरा था। जुल्फ़िकार साहब और आयशा बीबी अपनी दुआएं अपने बच्चों के नाम करते आखिरी सफ़र पर चल दिए। अदयान 9 साल और ज़िशान 2 साल के थे जब सिकंदर जुल्फ़िकार की तबीयत बहुत बिगड़ी। कुछ अरसे से वो वैसे ही भी बीमार रहने लगे थे, मगर लापरवाही करते रहे और जब तवज्जो दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्हें कैंसर था और इसकी आखिरी स्टेज थी। और फिर कुछ ही अरसे बाद वो भी चल बसे तब नासिर साहब ने खुशी खुशी इन तीनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, जिससे वो अब तक खुशी खुशी ऐसे तरीके से सरंजाम दे रहे थे। इनकी बीवी इनके साथ बराबर शरीक थी।
कभी कोई एहसान जताता लफ्ज़ तक इनकी नोक ज़बान पर ना आया था और पूरा घर ना बड़ी मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहा था बिना किसी तकरार लड़ाई झगड़े के। यूँ तो सभी बच्चे आपस में 100 सिरे से बहुत एक दूसरे से बहुत उनसे रखते थे, मगर अदयान का ज़्यादा झुकाव जाना की तरफ था, जो वक़्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। जाना खुद भी अदयान का बहुत ख्याल रखती थी। हिबा चूँकि सबसे बड़ी थी तो सभी उसे बाजी के कहते थे, मगर अदयान ने जाना को कभी बाजी ही आपी कहकर नहीं पुकारा था, जबकि जाना को इतना ही शौक था कि वो हिबा की तरह उसे भी बाजी कहे। और ये वह बात थी जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती थी। जाना डांटती कि वो बड़ी है, इससे बाजी कहा जाए, जबकि अदयान साहब कहते कि जाना इसकी दोस्त है और दोस्त को बाजी नहीं कहते। जाना के कहने पर नासिर साहब ने भी इसे 1-2 बार कहा कि अगर वो जाना को बाजी कहे तो वो तब भी इसकी दोस्त रहेगी, मगर अदयान फिर भी ना माना। तो नासिर साहब भी बच्चों की बात में मजीद ना बोले और इस बात में इनकी तकरार होती ही रही और ये तकरार अब तक जारी थी। ना जाना ने कभी इसे कहना छोड़ा और ना इसने कभी ये बात मानी। हाँ, गुजरते वक़्त के साथ अदयान पे ये बात ज़रूर आश्कार होगी कि जाना इसकी ज़िंदगी मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत नहीं रखती, बल्कि इसका मुकाम अदयान के दिल में एक दोस्त से बहुत बढ़कर है। इससे मालूम हुआ कि वो जो जाना की इतनी परवाह करता है, इसके दूर जाने से इस कदर डरता है, ये सब सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो जाना से मोहब्बत करता है, बेहद मोहब्बत। वो इस वक्त 2nd ईयर में था, जबकि जाना के BS का 6ठा सेमेस्टर था और वो रोज़ाना सुबह कॉलेज जाते हुए जाना को भी अपने इसके साथ कॉलेज ड्रॉप करता था और वापसी पे वो पॉइंट से घर आती थी, क्योंकि वो कॉलेज से सीधा अकेडमी चला जाता था और फिर वहाँ से 6 साढ़े 6 तक वापस आता था। इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ कि वो जाना को इसके कॉलेज छोड़कर खुद अपने कॉलेज आ गया था। 2:15 के करीब वो अपनी आखिरी क्लास लेने जा रहा था, जब घर से कॉल आने लगी। सुनने पर जो खबर मिली उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। कॉलेज से निकलकर वो खड़ी बस का इंतज़ार करती, जब पीछे से धक्का लगने के बायस वो एकदम सड़क पर गिरी थी वो और फ़ौरन उठकर दोबारा स्टॉप की वेटिंग एरिया में जाना चाहती थी कि ऐन उसी वक्त एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने ज़ोरदार टकरा कर वो दूर जा गिरी। आसपास मौजूद लोग इसे फ़ौरन अस्पताल ले गए थे और इसके मोबाइल से फ़ौरन इसके घर इतला कर दी थी। वो फ़ौरन अस्पताल पहुंचा था। ताई माँ और अम्मी वहीं थे। ताया जी, ताई माँ और अम्मी वहाँ थे। ताया जी और अम्मी का रो कर बुरा हाल था, जबकि ताया जी भी परेशानी से वहाँ ठहरे थे। वो तेज़ी से ताया जी की तरफ बढ़ा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि चोटें बहुत शदीद नौयत की हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अदयान सिकंदर के पाँव इसका बोझ सहारने से इनकारी हो गए थे। वो गिरने इसके अंदाज में ताया जी के सामने ज़मीन पर बैठ गया था। फिर इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो अस्पताल की फ़ीस भरते। फ़ीस देकर ताया जी परेशान हो गए थे। अस्पताल बहुत महंगा था और इन्हीं दिनों ताया जी का कारोबार भी शदीद नुकसान हुआ था। जाना को ऐसी हालत में किसी दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना खतरे से खाली ना था। तब वो बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ पूछे जाकर अपनी बाइक, जो इसने अपनी पॉकेट मनी जमा करके और कुछ अरसा ट्यूशन पढ़ाकर खरीदी थी, और ताया जी ने इसे मैट्रिक 1st डिवीज़न में पास करने पर अम्मी के नाना कहने के बावजूद जो इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था वो बेच आया था और पैसे लाकर ताया जी के हाथ में रख दिए थे। और जब इनकी सख्ती से पूछे बताया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो ताया जी सर थाम कर रह गए थे। वो जानते थे कि इसे अपनी ये दोनों चीज़ें किस कदर पसंद थी। ताया जी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वो इसे तसल्ली देते रहे थे कि वो इंतज़ाम कर लेंगे किसी न किसी तरह, मगर वो जाना के लिए 1 सेकंड का भी रिस्क नहीं ले सकता था। इसने ताया जी को ये कहकर वो पैसे रखने के लिए मजबूर कर दिए थे कि जाना के ठीक होने के बाद जैसे उनका कारोबार पहले की तरह चलने लगेगा, वो खुद उनसे नया मोबाइल गिफ्ट लेगा। इस हादसे में ही अदयान पे ये बात आश्कार थी कि वो जाना से मोहब्बत करता है। इसे कुछ हो जाने का ख्याल ही इसकी रूह खींच लेता था और फिर इस सब की दुआओं से वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई थी। और अदयान इस तमाम अरसे में अपना आप भूल कर इसका ख्याल रखता रहा था। इसकी दुआ, इसको खाने में क्या देना है, कितनी कितनी देर बाद देना है, इसे सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रहता था। और फिर जाना जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया था कि जाना के ठीक होते इसने अपनी पॉकेट मनी चुपके से इसके सोते हुए इस पे से वार कर गरीबों में बांट दी थी। और तब जाना के ठीक होने पर इसे अपने दिल की बात बताने का सोचा था, मगर बताते हुए झिझक रहा था। इस वक्त इसने जाना को ये बात लिखकर बताने का फैसला किया। वो अपने दिल की हर बात, हर एहसास लिखता गया, मगर बुरा हुआ कि जब देने की बारी आई तो पेपर हिबा बाजी के हाथ लग गया। और जब हिबा बाजी ने वो पढ़ा तो बस अदयान साहब सुर्ख चेहरा लिए कभी इधर देखते तो कभी उधर। सिर्फ एक हिबा बाजी के अलावा कमरे की हर चीज़ अदयान साहब ने पोस्टमार्टम कर डाला। जब काफ़ी देर तक कोई खामोशी छाई रही तो इसे इनकी तरफ देखना ही पड़ा, जो मुँह खोले और तकरीबन आंखें फाड़ी से देख रही थी। उसके बाद ना ख़त्म होने वाले सवाल जवाब। उसके बाद शामत ये आई कि वो दोनों इन्हीं सवाल जवाबों में ऐसे मगन हुए कि
पेपर को सिरे से ही फरामोश कर बैठे और वो अदयान साहब का पहला पहला लव लेटर जिनके लिए लिखा था, इनको तो क्या ही मिलना था। अब हिबाबाजी के बाद इन दोनों को खाने के लिए बुलाने आई उज़्मा बेगम के हाल लग चुका था और जब तक दोनों को किसी और की कमरे में मौजूदगी का एहसास होता बहुत देर हो चुकी थी। पेपर उज़्मा बेगम के हाथ में देखकर अदयान का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया था। हिबा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। अम्मी तो पढ़कर आग बबूला हो गई थी और खूब भी इस पर बरसी थी और वो डरा भी था, झिझका भी था। अचानक इतना कुछ हो जाने पर घबरा भी गया था, मगर अम्मी की बेशुमार नसीहतों, डांटों और डरावे के नतीजे में भी इसने एक ही जवाब दिया था कि वो जाना से मोहब्बत करता है। और इतना तो उज़्मा बेगम भी जानती थी कि इनका बेटा बेशक कम उम्र है, मगर इतना नादान नहीं कि वक्ती जज्बातियत के ज़ेरे असर ऐसी कोई बात करे या ऐसा कोई कदम उठाए। वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था। बाप की मौत ने इसे वक़्त से पहले उम्र से बड़ा कर दिया था। वो लाख शरारती करता था, मगर अपनी हदूद का इससे अच्छी तरह अंदाज़ा था। ऐसे में उज़्मा बेगम इसको बहुत ज़्यादा कुछ कह ना पाई थी, मगर वक़्त के साथ साथ उन्होंने इसकी मोहब्बत की गहराई बहुत अच्छे से जाँच ली थी। रोज़ाना के इल्म में आए बिना हर जगह हर घड़ी इसकी ढाल बना रहता था। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ अदयान को बेचैन कर देती थी। अगर कभी काम में लगकर वो कुछ ना खाती तो अदयान भी कोई ना कोई बहाना बनाकर खाने से इनकार कर देता। इसकी हर ज़रूरत पूरी करता जैसे इस पर फ़र्ज़ था। वो सच में जाना के लिए दीवाना था। और फिर जब 2 साल पहले इसका एडमिशन इस्लामाबाद की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हुआ था तो उज़्मा बेगम ने बेटी की खुशी देखते हुए इससे नासिर साहब और रबिया बेगम से जाना का हाथ मांगने की बात की कि अब तो इनकी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि जाना इनकी बहू बने, लेकिन तब अदयान ने इन्हें बात करने से मना कर दिया। उज़्मा बेगम ने इसके इनकार पर हैरान हुई, मगर फिर इसने इनको इनकार की वजह तफसीलन बताई। वो चाहता था कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कमाने लगे, माँ और भाई की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे, तब वो जाना को इसके लिए मांगेगी। इसकी बात भी मकबूल थी, मगर फिर भी उज़्मा बेगम चाहती थी कि बात कर ले, मगर वो इनकारी रहा। वो अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी पहले खुद लेना चाहता था। ताया जी की ये इजाफी जिम्मेदारी ख़त्म करके इनकी बेटी को अपनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका ये इनकार उसे कितना भारी पड़ने वाला था। इसके जाने से पहले हिबा बाजी की शादी होगी और फिर वो इस्लामाबाद चला गया। 6 माह बाद हर सेमेस्टर के बाद वो लाहौर आ जाता। छुट्टियां दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बजाय वो घर में गुजारना पसंद करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, ये तो बस हिबा बाजी और उज़्मा बेगम ही जानते थे। हिबा बाजी तो इससे छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, मगर इस बार इसके आने से पहले यहाँ इतनी जल्दी में जो कुछ हुआ था वो उज़्मा बेगम ने सोचा ना था, ना हिबा ने। और अदनान सिकंदर के तो गुमा में भी ये बात ना थी कि जाना इसकी नहीं हो पाएगी, मगर ये बात तो सच ही है कि कातिब तकदीर हमारे गुमा से परे हमारी सोचों से बहुत आगे के फैसले करती है और हमारे पास इसमें तब्दीली तो दूर तरमीम की भी गुंजाइश नहीं होती। हम हंसे रोएं चीखें या चलाएं, मगर चलना तब भी इसी राह पर पड़ता है जिस पर तकदीर हमें ला फेंके, चाहे वो राह फूलों की हो, चाहे कांटों से भरी हो, चाहे उस पे खुशी से चलें, चाहे रोकर, लेकिन चलना उसी पे है हर हाल में, हर सूरत में। से छुट्टियों के बाद वापस गए 3-4 माह हुए थे जब नासिर साहब के एक पुराने दोस्त महमूद अब्बास 20 साल बाद वतन वापस लौटे थे। माजी में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। राब्ता इस अरसे में गो के ख़त्म ना हुआ था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर ना होने के बराबर रह गया था। सालों में 1 या 2 मरतबा बात होती थी, लेकिन अब जो वो वापस आए तो रोज़ाना ही महफिल जमती। पुरानी और भी दोस्त जो राब्ते में थे रोज़ इकट्ठे होते। फिर एक रोज़ नासिर साहब ने इन्हें अपने घर आने की दावत दी। रबिया बेगम और उज़्मा बेगम दोनों ही जानती थी कि उन्हें जाना को इसी रोज़ उन्होंने देखा था, मगर बाद 3-4 रोज़ बाद नासिर साहब से की और नासिर साहब ने फ़ौरन हाँ कर दिया। आखिर उनके जिगरी दोस्त थे, इन्हें पूरा एतबार था उन पर और अरसल से भी वो 1-2 बार मिल चुकी थी। अच्छा सुलझा हुआ लड़का था और घर आकर उन्होंने अपना फैसला बता दिया था। वो कोई सख्तगीर बाप ना थे, लेकिन अगर किसी बात में अड़ जाते तो कोई दलील इन्हें अपनी कही से बात से हटा नहीं सकती थी, और अगर किसी को ज़बान दे देते तो कोई वादा कर लेते तो फिर वो बात इनके लिए ज़िंदगी से मौत कम ना होती थी। इस बात से घर का हर फर्द वाकिफ था। जहाँ बेगम और हिबा तो चकरा कर रह गई थी, वो क्या सोचे बैठी थी और क्या हो रहा था। हिबा ने अपनी तरफ से कोशिश की ये सब रिश्ता ख़त्म हो जाए, मगर इसकी दलीलों के जवाब में नाज़िर साहब ने सख्ती से टोक दिया। दूसरी तरफ जाना भी इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी। वो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती थी, लेकिन नाज़िर साहब के आगे इसकी भी ना चली। नतीजन वो भी चुप सदा कर बैठ गई। अदयान को फ़िलहाल बताने से उन्होंने सख्ती से मना किया था। उनका ख्याल था कि इसे मालूम हुआ तो वो कहीं छुट्टियां लेकर ही ना आ जाए, या वहीं उसका ध्यान घर के कामों में ना लग जाए कि शादी 3-4 माह में होने का फ़ैसला हुआ था, क्योंकि 6 माह बाद अरसल को वापस कनाडा जाना था, जबकि महमूद अब्बास सभी कुछ अरसा यहीं रुकने का इरादा रखते थे। नासिर साहब नहीं चाहते थे कि अदयान की तवज्जो पढ़ाई से हटे। उज़्मा बेगम ने तो अदयान को ना बताने का फ़ैसला कर लिया था। इन्हें यही डर था कि जब उसे पता चलेगा तो वो कोई तूफ़ान ना खड़ा कर दे कि जाना के मामले में
वो इससे हर किस्म की तवक्को रखती थी, जबकि हिबा अदयान को बताना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद हिम्मत न कर पाई थी। और अब अदयान आने के बाद नासिर साहब ने शादी की तारीख भी महमूद साहब से बात करके और सबके इस्लाम मशरे से एक माह बाद की रख दी थी, जबकि अदयान इस वक्त भी बिल्कुल खामोश बैठा रहा। जब ताया जी ने अपनी दानस्त में से खुशखबरी सुनाई थी, जबकि इसके अंदर सन्नाटा मजीद बढ़ गया था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा भी ना सका था। हिब्बा ने सबको इसकी तबीयत खराबी का कहकर कुछ हद तक मुतमिन कर दिया था, जबकि इसके चेहरे पर छाई अजीत सिर्फ हुज़्मा बेगम हिब्बा ही देख सकती थी, मगर कुछ भी करना इनके बस में ना था। और अदयान वो एक मुसलसल गहरी चुपकी चादर ओढ़े हुए था। यार, घर में शादी है, तू बीमार होकर बैठ गए हो, मैं बूढ़ा भला कैसे सब मालूम। सब इस रोज़ वो सब बैठे रात का खाना खाए थे, जब नासिर साहब इसकी सुर्ख डोरों से सजी आंखें और बड़ी हुई शेव के साथ वीरान सा चेहरा देखते हुए का वो एक अरसे का बीमार लग रहा था। इनकी बात पर सब ने ही इसकी जानिब देखा। जाना ने भी नज़र उठाकर देखा, वो वाकई दिनों में कमज़ोर हो गया था। वो इसका ख्याल रखने की कोशिश करती थी, मगर वो आजकल हर किसी से कटा कटा रहता था। मैं ठीक हूँ ताया जी, आप बताइए क्या क्या करना है। अब वो सिर्फ एक अपने दिल की बर्बादी पे सज़ा सबको तो नहीं दे सकता था। कुछ नहीं करना, चुपचाप आराम करो। और क्या आप भी बच्चे की हालत नहीं देख रहे, क्या हो गई है, काम का बोझ डाल देंगे। रबिया बेगम ने फौरन मुदाखलत की। मैं ठीक हूँ ताई माँ, आप बताएं ताई जी। वो फिर बोला, यार तुम्हारी ताई माँ ठीक कह रही है, मैं सिर्फ तुम्हें जल्द ठीक होने का कह रहा हूँ। जल्दी से ठीक हो जा, फिर सब काम तुम्हारे ज़िम्मे। ताया जी की बात पर महज सर हिला कर रह गया और यूं ही जो नजरें सामने उठी, इसका दिल जैसे रुकने के दर पर हो गया। जाना इसी को देख रही थी, वो तो इसका कमज़ोर चेहरा देख रही थी, जबकि अदयान एक नज़र के बाद अगली डाले बगैर वहाँ से उठ गया था। मैं आराम करूँगा, गुड नाइट। उससे लगा कि मज़ीद वहाँ बैठा तो जाना ज़रूर इसकी आंखों से इसके दिल का भेद पा लेती। वो इस रोज़ से जाना से बचता फिर रहा था, इससे सामने तक आने से गुरेज कर था। अब भी वो उठकर अपने कमरे में जा बंद हुआ, जबकि जाना हैरान रहेगी वो ऐसे क्यों चला गया था। फिर इसकी तबीयत खराबी का सोचकर दोबारा खाने की तरफ मतवज्जो हो गई। ताई जी, मीठे में क्या रखवाना है। वो फ़ोन पर बात करता बोला तो इनविटेशन कार्ड पर नाम लिखते। नासिर साहब सोच में पड़ गए, फिर पास से गुजरती हिब्बा को पुकार कर पूछा, जो शादी तक इधर ही रहने के लिए आई हुई थी। हिब्बा ने इसको देखा, जो आपके इंतज़ार में चुपचाप खड़ा फ़ोन को घूर रहा था। वो जानती थी कि वो इनसे नज़र चुरा कर अपनी आंखों में उतरी वीरानी छुपाना चाहता है, मगर वो शायद ये भूल गया था कि वो नज़रें झुकाकर अपनी आंखों में डोल देते तासरात तो छुपा सकता, लेकिन अपने चेहरे पर लिखी करब की तहरीर नहीं छुपा सकता। कम से कम हिब्बा और उज़्मा बेगम से तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं अब्बू, आपको जो बेहतर लगे। वो बामुश्किल अपनी रंधी आवाज़ पर काबू पाती वहाँ से हट गई थी, जबकि अदयान की गिरफ्त फ़ोन पर सख्त हो गई थी। अच्छा अदयान, उनको कहो मीठे में उनके पास सबसे बेस्ट है, वही कर लें। अगले ही पल ताई जी बोले तो इसने वही ऑर्डर करके कॉल मुतका कर दी। वो ताई जी के साथ मुसलसल हर काम में शरीक था, मगर इसका दिल रोज़ एक नई अज़ीज़ से दो चार होता था। कभी ताई माँ बाजार से चूड़ियाँ लाकर इसके गले में पहना कर देखती कि साइज़ सही है या नहीं, तो कभी झुमटका लगा कर देखती कि इसके चेहरे पर कैसा लग रहा है। वो वहीं बैठा कभी मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफ़ों को देख रहा होता, तो कभी कार्ड देने जाने के लिए समेट रहा होता। इस वक्त भी वो बाहर से आकर ताई जी की कोई बात सुने बैठा था। ताई माँ हिब्बा बाजी और अम्मी को कुछ बता रही थी और आसिम और ज़िशान बैठे टीवी देख रहे थे। जब वो अपने कमरे से बोलती हुई निकली, अम्मी ये देख ले, फिर मैं चेंज कर लूँ, बहुत उलझन हो रही है। वो ये भारी जोड़ा पहने सख्त बेजारियत का शिकार थी। उसकी आवाज़ पर अदयान ने बिला इरादा ही इसकी तरफ देखा, तो इस तरह बेख्तियार हुआ कि वो अपनी तमाम तरकोत जमा करके भी इस पर से नज़र न हटा पाया था। वो शादी के जोड़े में थी, मैरून रंग का गरारा जिस पे गोल्डन रंग का भारी काम था पहने ताई माँ के सामने खड़ी थी, जो इसके गरारे का तफसीली जायजा लेते हुए कह रही थी, हाँ तुम तो ढंग से कुछ बता रही हो ना, खुद साथ बाजार जा रही हो। अब खुद लाऊंगी तो देखूंगी ना कि चीज़ सही आई भी है या नहीं। इनकी डांट पर वो मुंह बसूर कर चुप हो गई। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। ये दुल्हन का जोड़ा, कंगन, चूड़ियाँ, हार श्रृंगार सब किसी और के लिए है। अदयान, तुम इससे देखने का हक नहीं रखते। तुमने खुद अपनी बेवकूफ़ी से खो दी हमेशा हमेशा के लिए। वो अब किसी और की मानत है, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अदयान, वो अब तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम अब पूरी ज़िंदगी इसके बिना गुजार दोगे। इसके दिलो दिमाग में झगड़ चल रही थी, इसका पूरा वजूद आंधी की जद में था। इसने फ़ौरन नज़रें इस पर से हटा ली थी। ताया जी इसे कुछ कहकर बाहर निकल गए थे, वो सुन नहीं पाया था उन्होंने क्या कहा था। ताई माँ भी जाना को लिए कमरे में चली गई थी। तभी उज़्मा बेगम की नज़र इस पर पड़ी। इसका चेहरा इंतहाई सुर्ख हो रहा था। वो तेज़ी से इसके पास आई थी। हिब्बा भी जल्दी से उठे अपनी जगह से उठी थी। अदयान, क्या हुआ है तुम्हें। अदयान, उन्होंने ज़ोर से इसका बाजू जोड़ा तो इसने इनकी तरफ देखा, आंखों में अजनबी छाई हुई थी। वो दोनों ही घबरा गए। अदयान, आपकी बन इसका कंधा हिलाया। इसने एक नज़र इन्हें देखा और फिर झटके से उठा और अपने कमरे में घुस गया और वो दोनों भी इसके पीछे गई। अदयान, तो ठीक
तो है ना अदयान, तू ठीक तो है ना। वो बेड से टेक लगा ज़मीन पर बैठा था। उज़मा बेगम इसका सर ऊंचा किया तो दंग रह गई। इसकी आंखों में आंसू का एक सैलाब था। अदयान वो परेशान से इसके सामने बैठ गई। अगले ही लम्हे उनकी गोद में सरक कर बिलक उठा था। अम्मी, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। इसकी ज़िंदगी में किसी और का तस्वर भी करता हूँ तो दिल डूबने लगता है। कैसे उसे किसी और का होने दूँ। जाना तो सिर्फ अदयान की है ना, वो कैसे किसी और की हो सकती है। अम्मी, मुझ में हौसला नहीं है इसे खोने का। मैं मर जाऊंगा अम्मी, मैं मर जाऊंगा। वो बिलक रहा था और वो दोनों बेबसी से इसे बिलकता देख रही थी। वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो कितनी देर तक इनके सामने बिलकता रहा और वो इसे कोई तसल्ली तक ना दे पाई। और फिर वो बिना कुछ कहे उठा और घर से निकल गया। वो दोनों पीछे आवाज़ें देती रहेगी। घर इसके बाद वो रात के घर लौटा था। हाथों में मेहंदी रचेगी, उपटन लगेगा, हल्दी लगेगी, आंखों में कजरा शर्माए, बालों में गजरा लहराए। आज घर में मेहंदी की तकरीब थी। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। फुल वॉल्यूम में बाहर गाने बज रहे थे। वो अपने कमरे में मौजूद अपने अंदर उतरती वीरानियों से लड़ रहा था। मेहंदी की रस्म शुरू हुए भी 1 घंटा गुजर चुका था, मगर वो यूं ही अपने बिस्तर पर लेटा, सर को दोनों हाथों के अंगूठों से मसर आता। इन गानों की आवाज़ इसके सर में हथौड़े की मानिंद ज़रब लगा रही थी। बस आधा घंटा पहले ताई माँ आकर इसे सफ़ेद शलवार कमीज़ दे गई थी, बल्कि इसे बाथरूम की जानिब ज़बरदस्ती धकेल कर कमरे में गई थी और इसे मजबूरन वो पहनी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी वो बाहर नहीं गया। कोई ना कोई आकर कितनी बार उसे बाहर बुला चुका था, मगर वो टिस से मिस ना हुआ। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो जैसे हर चीज़ से बेखबर चित लेटा कमरे की छत को घूर रहा था। ध्यान ताई ने आवाज़ देने के साथ इसे हिलाया तो वो चूक कर उठ बैठा। क्या बात है बेटा, मैं कब से दस्तक दे रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ इशारा करके बोले, सॉरी ताई जी, मुझे आवाज़ नहीं आई। वो धीरे से बोला, हाँ ये गाने जो बज रहे हैं, ये शोर भी तो इतना है, कान बड़ी आवाज़ भी सुनाई ना दे। ताई जी ने कहा, जबकि वो जानता था कि वॉल्यूम इतना भी नहीं था जो इसे दरवाजे पर होती दस्तक सुनाई ना देती। हाँ, मैं पूछने आया था कि रस्म शुरू हुए इतनी देर हो चुकी है, तुम कमरा बंद किए बैठे हो। चलो भी बाहर, घर में शादी है और घर का बड़ा बेटा ही गायब है। इनके कहने पर उसे शर्मिंदगी भी हुई और अपने दिल का क्या करता। वो बस इस वक्त कहीं भाग जाना चाहता था, कहीं दूर, बहुत दूर। बस ताई जी आ ही रहा था, सर में थोड़ा दर्द होने लगा तो लेट गया। अब इसके अलावा इसके पास इनसे कहने को कुछ नहीं था। चलो अगर अब ठीक हो तो आ जाओ। इनके कहने पर सलातन के साथ ही बाहर आ गया। रस्म के लिए सारा इंतजाम बड़े से लॉन्च में किया गया था, जबकि मर्दों का निज़ाम अलग से बाहर था। वो ताया जी के साथ बाहर ही जा रहा था। ताई माँ ने इसे आवाज़ दी, इसे मजबूरन रुकना पड़ा और वरना वो तो अपनी नज़रों को भी भड़कने ना दे रहा था। कहीं इसको देखते ही वो फिर से जब्त ना हार बैठे। मगर चलो दयान, तुम भी चलकर जाना को मेहंदी तेल लगा दो, अब आए हो, वरना मैं चाहती थी कि हिब्बा के बाद तुम लगाओ। चलो अब लगाओ। चल के वो ज़बरदस्ती इसका बाजू थाम कर अपने साथ लिए स्टेज की तरफ आ गई और दयान का दिल चाहा कि वो यहाँ से गायब हो जाए। हटो भी बच्चियों, अदयान चलो आओ लगाओ तो मेहंदी। ताई माँ ने वहाँ बैठी लड़कियों को हटाकर इसके लिए जगह बनवाई और इसे जाना के साथ बैठा दिया। अदयान की समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। वो जितना इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, उतना ही इससे सामना हो रहा था। हर बार दिल से पहले से बढ़कर ज़िद में मुब्तला हो जाता था। रस्म पूरी करने के बाद वो स्टेज पर से उतर आया था। अब बाहर जाने के बजाय वो वहीं दीवार से टेक लगाए स्टेज पर नजरें जमाए खड़ा यकटक से देख रहा था। अब रस्म होने के बाद जाना के ससुराल वाले चले गए थे तो जाना का घूंघट अब हटा दिया गया था। डेक भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी पहले के मुकाबले में कुछ खामोशी छा गई थी। वो इसे हरे और पीले चूड़ीदार पजामे शर्ट में गजरे पहने नजरें झुकाए बैठी। किसी के दिल पर क्या बिजलियां गिरा रही थी वो नहीं जानती थी। कोई किसी पल पल अजीज से दो चार हो रहा था, उसे खबर भी ना थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में है गहरी लाली। अचानक लड़कियां ढोलकी लेकर बैठ गई। वो चूंक कर होश की दुनिया में आया था। इसने ढोलकी बजाती गाना गाती लड़कियों को देखकर एक बार फिर नजर स्टेज की जानिब उठी। अपने साथ बैठी किसी लड़की से धीरे धीरे बातें कर रही थी। अदयान शायद एक बार फिर इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाता कि जिशान इसे आकर ताई जी का पैगाम दिया। वो इससे बाहर बुला रहे थे और तब वो ये सोचता हुआ जिशान के साथ बाहर निकल गया कि किस्मत भी ये अजीब खेल खेलती है, किसी को बिना मांगे ही मिल जाता है और कोई सारी उम्र की तपस्याओं के बाद भी तही दामन रह जाता है। जैसे अरसल महमूद को बिना मांगे जाना नासिर का साथ मिल रहा था और अदयान सिकंदर जिसने सिर्फ चाह ही जाना नासिर का था, चाह साथ कभी किसी और की जानिब देखना था कि इसने ख्याल समझा। वो आज बिल्कुल खाली हाथ खाली दिल रह गया था। हाय किस्मत, क्या किस्मत पाई है तुमने अदयान सिकंदर। वो तलखी से खुद पर मुस्कुराया ताया जी की तरफ बढ़ गया।
वो कुर्सी पर बैठा अपने हाथ में पकड़ी फूलों की माला को देख रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि इसकी पत्ती नोच-नोच कर बखेर दे, जैसे इसके ख्वाब बिखरे थे, जिससे ज़ाना के किसी और के हो जाने का ख़्याल इसका दिल नोचता था, उसे अज़ियत में मुब्तला करता था, मगर वो बस खामोशी और बेबसी से खेल देख रहा था, जो किस्मत इसके साथ खेल रही थी। इसका दिल लम्हा ब लम्हा किस गहरी अंधेरी खाई में गिर रहा था। अल्लाह जी मेरे दिल को करार दे दे, इसने बेख्तियार रब को पुकारा था। तभी बारात की आमद का शोर उठा था। ताया जी ने चलने का इशारा किया तो वो थके-थके कदमों से उनके पीछे बारात का इस्तकबाल करने मारिज हाल के दाखिली दरवाजे पर आ गया। आज इसने पहली बार असरफ महमूद को देखा था। उसे देखते ही रकाबत की आग इसके रगों पे में भड़की थी। इसे देखते ही एक जलन का एहसास था जो कई गुना बढ़ गया था। इसने बड़े ज़ब्त से अरसद महमूद के गले में फूलों की माला डाली थी और फिर वो बड़ी शान से सबके हमरा चलता स्टेज पर जा बैठा, जबकि अदनान सिकंदर का दिल मचल उठा था। काश आज इस जगह वो बैठा होता जहाँ इस वक्त अरसद महमूद पूरी शान से बरजमान था। और मुड़कर हाल से बाहर निकले ही लगा था कि बाहर से अंदर आते ताया जी ने इसे रोक लिया था। आ जाओ अदनान, काजी साहब आ गए। वो बेबसी से उन्हें देख कर रह गया। अब तक जब वो जिस हिम्मत से काम ले रहा था वो अब हिम्मत टूटने को हो रही थी। इसका दिल कर रहा था कि वो हर चीज़ तहस नहस कर दे। अरसद महमूद वल्द महमूद बाबर, आपको ये निकाह ज़ाना नासिर वल्द नासिर जुल्फ़िकार 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक़्त के तहत कबूल है। निकाह के लिए सब स्टेज के आसपास जमा थे, मगर कुछ देर पहले वाला शोर इस वक्त बिल्कुल खामोशी में बदल चुका था। मौलवी साहब पूछ रहे थे इसकी गिरफ्त सोफे पर सख्त होगी। एन उसी वक्त मोबाइल की तेज़ आवाज़ पर यकदम हलचल हुई, क्योंकि अरसद महमूद जेब से मोबाइल निकाल कर कान से लगाते उठकर साइड पर जा खड़ा हुआ था। हाल में मौजूद तकरीबन हर शख्स को ये बात नागवार गुजरी थी कि वो कैसे इतनी अहम घड़ी के दौरान इतने आराम से उठ गया था। अगर कॉल इंपॉर्टेंट थी तब भी वो 2 मिनट तो रुक ही सकता था। नासिर साहब को भी शायद ये हरकत नागवार गुजरी थी, मगर उन्होंने इसका इज़हार करने से इतराज़ ही किया था। अरसद वापस अपनी जगह पर आ बैठा। इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। महमूद साहब ने बड़े गौर से अपने सपूत को देखा। इसके बैठते ही मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए। अरसल महमूद वल्द महमूद बाबर, आपको ये निकाह ज़ाना नासिर वल्द नासिर जुल्फ़िकार से 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक़्त के तहत कबूल है। और अदनान सिकंदर की समातें डूबने लगी थी। नहीं, और पूरी महफिल को साम सूंघ गया था। इसने एक झटके से सर उठाकर अरसल को देखा था। वो बिल्कुल मुतमिन बैठा था, जबकि नासिर साहब साकत रह गए थे। महमूद साहब के चेहरे पर छाए तासुरात समझ से बाहर थे। ये क्या कह रहे हो बेटा? नासिर साहब ही संभल कर बोले थे। माज़े के साथ अंकल, मगर मैं आपकी बेटी से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। इसने अपने सर से कुल्ला उतार कर टेबल पर रख दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? नासिर साहब यकदम अपनी जगह से खड़े हुए थे। अरसल महमूद साहब खड़े हो गए, जबकि अदनान हैरत से अरसल को देख रहा था। कुछ नहीं कह रहा नासिर, रिलैक्स। मौलवी साहब आप बिस्मिल्लाह करें एंड यू शट अप एंड सिट डाउन। महमूद साहब ने घबरा कर नासिर साहब से बात आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की और आखिर में दांत पीसते हुए अपने बेटे को कहा, नो डैड नाउ, अब इस सारे ड्रामे को ख़त्म होना चाहिए। वो लोग जो महमूद साहब के कहने पर बैठने ही लगे थे। अरसल महमूद की बात पर अपनी जगह साकत हो गए। वो नासिर साहब की जानी मतवज्जो हुई। अंकल, इस शादी में मेरी रजामंदी पहले दिन से ही शामिल नहीं थी। मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी और आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इसकी बात पर नासिर साहब भड़क उठे थे। रजामंद नहीं थे तो ये जो अब तक हो रहा था, सारी रस्में, सब रिवाज, वो सब क्या था और अब इनकार करने का क्या मकसद? वो धाड़े थे वो सब मेरी नहीं, डैड की मर्ज़ी से हो रहा था। हालांकि वो शुरू से जानते थे कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, बल्कि कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अरसल ने जैसे ही सबके सरों पर बम फोड़ा था, ताया जी सर थाम कर गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठे। ध्यान तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था। ब्राइडल रूम में भी शायद खबर पहुंच चुकी थी। रबिया बेगम, उषा बेगम भी वहीं आ गई थी, जबकि महमूद साहब चौर बने खड़े थे। अगर शादीशुदा थे तो ये सारा तमाशा क्यों रचाया था? मियाँ, महफिल में से एक बड़े मियाँ बोले थे, मैं ये सारा तमाशा नहीं चाहता था, पर मजबूरन इसका हिस्सा बना पड़ा। डैड ने धमकी दी थी कि अगर मैंने ये शादी ना की तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। हालांकि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक बेटा है मेरा, मगर डैड इसके लिए मुखालफत कर रहे हैं कि वो शादी मैंने मॉम की भतीजी से की है, जबकि डैड इन लोगों को पसंद नहीं करते और मॉम की डेथ के बाद डैड मेरा वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए मैंने डैड से चुप कर हादिया से शादी कर ली। मगर अब डैड को मालूम हुआ तो वो मुझे ऑफिशियल वर्क के बहाने पाकिस्तान लिया और यहाँ आकर ये सब, मैंने अपने एक दोस्त को भी पाकिस्तान बुलवा लिया है मदद के लिए। मैं डैड की प्रॉपर्टी पेपर्स ढूंढ कर उनमें अपने हिसाब से तब्दीलियाँ करवाने के बाद धोखे से उन पर दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। वो पेपर्स मेरे दोस्त को अभी मिले हैं, तो इसने कॉल की, तब मुझे पता लगा कि डैड तो पहले ही सब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। इसकी तफसील की यहाँ
किसी को ज़रूरत नहीं थी, मगर वो फिर भी बोले जा रहा था। हाल में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, हत्ता कि कुछ देर पहले होने वाली चहमगोइयाँ भी बंद हो चुकी थी। और अगर तुम्हें वो पेपर्स ना मिलते या मिलते लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ना होती तो दफ्तर से खामोशी में अदयान की सर्द आवाज़ गूंजी थी। सभी ने नहायती चूक कर इसकी तरफ देखा। नासिर साहब भी हैरत से इसे देने लगे। जो सामने इनके घुटनों पर हाथ रखे पाँव के पंजों के बल बैठा था, नजरें इनके घुटनों पर रखे दोनों हाथों पर जमी थी। भला ऐसा सवाल क्या मायने रखता था? इसके चेहरे के तासरात नाकाबिले फहम थे। तो फिर जाहिर है मुझे ये शादी करनी पड़ती कुछ अरसे के लिए। और अदयान के ज़ब्त की इंतहा यहाँ तक थी। हाँ, वो इस शादी से खुश नहीं था। जाना किसी और की होने जा रही थी, वो सहन नहीं कर पा रहा था, मगर वो हरगिज़ भी ये नहीं चाहता था कि यूं इसकी शादी टूट जाए। अगले ही पल अरसल महमूद के चेहरे पर लगने वाला मुक्का इसके 14 तबक रोशन कर गया। वो उलट कर पीछे सोफे पर गिरा था। हर शख्स अपनी जगह दंग रह गया था। अदयान की अचानक इस ऐसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद किसी को भी ना थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी, जलील इंसान? इसकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खेल थी जो तुम कागज़ के कुछ टुकड़ों के लिए उससे खेलने चले थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों गुत्थम गुत्था हुए बुरी तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अदयान जुनूनी सा हो रहा था। अदयान ताया जी इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। महमूद साहब और दूसरे कई मर्द हजरात इन्हें खींच खींच कर दूर करने की कोशिश करते, लेकिन अदयान तो इस वक्त किसी के काबू में नहीं आ रहा था। रबे बेगम और रुज़ा बेगम इस साथ सूरत से बुरी तरह चकरा गई थी, जबकि आसिम और ज़िशान में से कोई अदयान को रोकने की कोशिश ना कर रहा था। इन दोनों को ही बेतहाशा गुस्सा आया था। अदयान के पीछे वो दोनों भी अरसल को सबक सिखाने आगे बढ़े थे कि मगर रबिया बेगम ने दोनों को झिड़क कर पीछे किया था। नहीं ताया जी, मुझे नहीं रोके, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पैसों के लिए इसने जाना की ज़िंदगी को खेल बना दिया था। मैं मार डालूंगा इससे। ताया जी से अपना बाजू छुड़ाते हुए इसने एक बार फिर इस पर घूंसों की बरसात कर दी। तो अब के ताया जी ने अपनी पूरी ताकत से इसे पीछे हटाकर सोफे पर धकेला था। बस खबरदार, अगर हिले यहाँ से तो इसे दोबारा उठकर सर, जो इस वक्त बड़ी बुरी हालत में महमूद बाबर के सहारे खड़ा से गाली दे रहा था की तरह लपकता देखकर उन्होंने इसे एक बार फिर सोफे पर दिखा देते हुए वार्न किया था। पर ताया जी, मैंने कहा ना, बस मैंने इसने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने बीच में ही टोक दिया। वो तिलमिलाता वहीं बैठ गया। नासिर साहब की अपनी हालत गैर हो रही थी, मगर जब्त का मुजाहरा करते वहाँ खड़े थे। इनकी बेटी के साथ ये क्या हो रहा था? ये क्या खेल खेल रही थी कुदरत? इनकी और इनकी बेटी के साथ इनके सीने में दर्द उठ रहा था। तुमने दोस्त होकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया महमूद। मैंने आंखें बंद करके तुम पे भरोसा किया। तुम्हारे महज एक बार कहने पर अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा था। हालांकि मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहुत खुश रहेगी, तो बाद में उसे खुश देखकर सब मुतमिन हो जाएंगे। मगर तुम तो इस कदर खुद गर्ज निकली कि ये सारा खेल खेलते तुम्हें एक बार भी मेरी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं रही। अरे तुमने तो दोस्ती जैसी पाक रिश्ते की धज्जियां बगेर दी थी। नासिर साहब ने नहायती करब से बोल रहे थे, जबकि महमूद साहब सर झुकाए पशेमान से खड़े थे। और कमॉन अंकल, दुनिया में कितनी ही शादी होती हैं, डिवोर्स होते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और फिर यहाँ शादी हुई तो नहीं ना, तो अब इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? भला अरसल लापरवाही से बोला, ओ यू। इसकी बात पर अदयान एक बार फिर से मारने को उठा तो नासिर साहब बीच में आ गए। मैंने मना किया है ना तुम्हें? नासिर साहब की आवाज़ में तकलीफ की शिद्दत थी। ताया जी, आप ठीक तो हैं? इसका ध्यान अचानक इनके चेहरे पर गया था, जो इंतहाई सुर्ख हो रहा था, जैसे वो कोई तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दो नासिर, मैं वाकई बहुत खुदगर्ज हो गया था। मैंने अपनी ज़िद में जाना बेटी की खुशियाँ दाव पर लगा दी, मगर यकीन करो मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा जायदाद के लिए ऐसा खेल खेल रहा होगा। मैं नहीं जानता था कि ये इस हद तक पैसों के लिए गिर जाएगा। किसी की पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करेगा। अपने बाप को धोखा देते से शर्म नहीं आएगी? मैं तो समझ रहा था। खैर, गलती सिर्फ इसकी नहीं मेरी भी है, बल्कि मेरी गलती ज़्यादा बड़ी है। मुझे तकदीर के लिखे को मान लेना चाहिए था, मगर बजाय इसके कि मैंने अपने अजीज़ दोस्त को ही धोखा दे दिया और आज अपनी गलती की वजह से एक बेहतरीन दोस्त खो दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने नासिर साहब के आगे हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने अपनी आंखों में आई नमी साफ करते रुख मोड़ लिया। रबी बेगम, उज़मा बेगम, आसिम, ज़िशान और रिबा जो अभी ब्राइडल रूम से आई थी, अपनी अम्मी और चची को देखने बाहर आई तो सारी सूरत जानकर दंग रह गई थी। अब नासिर साहब की हालत देखते वो सब ही इनके करीब आ गए थे। अंदर जाना की मौजूदगी की वजह से कुछ ना बताया गया था। बस आसिम जाकर रबिया बेगम और उज़मा बेगम को बाहर ले आया था, इसलिए जाना अब तक अनजान थी। बारात के साथ आए मेहमान वापस जाने लगे तो लोगों में तरह तरह की चहमगोइयाँ शुरू होगी। हर कोई अपने अपने लफ्ज़ों में अफसोस कर था। अदयान ने नासिर साहब को बैठाकर पानी दिया। उसे इनकी हालत ठीक नहीं ना लग रही थी। बेचारे नासिर साहब कितने खुश थे और पल में क्या हो गया। इनके साथ एक जानिब खड़ी 3 औरतों में से एक अफसोस से सर हिलाती हुई बोली, बेटी का घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। दूसरी भी दुखी आवाज़ में बोली थी, अरे मैं तो सोच रही हूँ कि शादी के दिन शादी टूट गई, बारात आकर पलट गई, अब कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? कोई छोटी बात तो नहीं ना, बारात आकर लौट गई है। तीसरी खासी तेज़ तरार लगती थी, लेकिन बहन हम
सभी ने देखा है यहाँ क्या हुआ है भला इस लड़की में या इसके घर वालों की क्या गलती है। वो लोग तो खुद परेशान है। पहली खातून बोली वैसे बात तो इनकी भी गलत नहीं है, लोग ये नहीं देखते गलती किसकी है किसकी नहीं। इस तरह बारात का पलट जाना ही लड़की के लिए गाली बना दिया जाता है। मेरी अपनी नंद की बड़ी बेटी आज तक माँ बाप के घर बैठी है कि बारात सिर्फ इसलिए पलट गई थी कि मेरी नंदोई गाड़ी ना दे सके थे, पर इसके बाद जो भी रिश्ता आता पलट जा ये सुनकर के बारात दरवाजे से वापस लौट गई थी। अब वो 40 की हो रही है, भाई साहब तो फोत हो गए हैं। नंद बेचारी देख देख कर रोती रहती है और भाई भाभियाँ घर में बर्दाश्त नहीं करते। बड़ा तरस आता है बेचारी पे। दूसरी खातों ने आखिर में अफसोस किया। बाकी लोग भी इसी तक किस्म की चहमगोइयाँ कर रहे थे, मगर इनकी बातें किसी पर क्या असर कर रही थी इन्हें एहसास तक ना था। शायद वो एहसास करना चाहते ना थे। अदयान इन्हें सत्ता ले जाओ, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रबे बेगम इन्हें देखते हुए बोली, जो अपना बायां बाजू मसल रहते हैं। मेरी जल्दबाजी से ने मेरी बेटी की सारी उम्र की खुशियां दाव पर लगा दी हैं। मैं तो इसके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा। वो इनकी आवाज़ में करब था। आप मत सोचें ये सब, खुदा का शुक्र करें हमारी बच्ची ऐसे लोगों से महफूज है। रबे बेगम फ़ौरन बोली, मैं अच्छा दोस्त बनते बनते अच्छा बाप बनना भूल के मेरी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मैंने दोस्ती निभाते निभाते मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। वो बार बार ये दुराते तकलीफ की शिद्दत से दौरे हो रहे थे। आसिम जल्दी से मेरे पर्स में से अपने अब्बू की दुआ लेकर आओ, ये लें, ये दुआ खा लें। जल्दी से आसिम दुआ लाए। उन्होंने जल्दी से एक गोली निगल कर इनकी तरफ बढ़ाई, मगर वो तो जैसे किसी को सुन रहे थे ना देख रहे थे, बस बड़बड़ाते जा रहे थे। मैंने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली, इसका घर बसने से पहले उजड़ गया सिर्फ मेरी वजह से। मैंने अपनी बेटी के लिए खुद दुखों का गड़ा खो दिया है, जिसमें मेरी वजह से शायद इसे सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। वो बोलते जा रहे थे, तकलीफ इनके चेहरे पर साफ थी। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हैं भाई साहब, खुदा इससे ढेरों खुशियाँ नसीब करे, इसकी किस्मत अच्छी करे। उज़मा बेगम दहलकर बोली। फिर उन्होंने अदयान को देखा। इसका चेहरा गुस्से और दुख का मिला जुला तासुर लिए हुए था, जबकि आंखों में अब तक चिंगारी जल रही थी। वो जाना के दूर चले जाने के ख्याल से कैसे टूट रहा था होना। तो इस वक्त ये चाहिए था कि वो बेतहाशा खुश होता ये शादी टूट जाने पर मगर वो खुश नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसको याद था तो सिर्फ ये कि जाना की ज़िंदगी को खेल बनाया गया है। इसे अपने दुख की परवाह तक ना थी। इस वक्त परवाह थी तो बस इस बात की कि जाना को किसी ने कितना बेवकूफ़ किया था। ये इसकी दीवानगी का कौन सा मुकाम है। उज़मा बेगम से देखते हुए सोच रही थी, जो नासिर साहब के इनकार के बावजूद इन्हें दुआ खिला रहा था। उज़मा बेगम ने एक फ़ैसला को नज़र अपने बेटे पर डालने के बाद बिना किसी को मुखातिब किए बोली थी, जाना की शादी आज ही होगी। और यही अदयान ने बेयकीनी से, जबकि बाकी सब ने इनकी इस अजीब गरीब बात पर नासमझी से इन्हें देखा था। हिबा एक पल की हैरानगी के बाद अब बात समझकर जैसे मुतमिन हो गई थी। क्या मतलब है उज़मा, तुम क्या कह रही हो? रबिया बेगम इसकी बात का महफूम समझने में नाकाम थी। जाना की शादी अभी होगी अदयान से, उन्होंने अब बात मुकम्मल की थी। धड़ धड़ सबके सुरों पर धमाका हुआ था, गोया सभी हैरतों के समुद्र में गोता जन थे। शायद उन्होंने कुछ गलत सुना था। रबिया बेगम, नासिर साहब, आसिम और ज़िशान, हर कोई अपने भी जगह बुद्ध बना हुआ था। नासिर साहब ही सबसे पहले होश में आए थे। ये क्या कह रही हो उज़मा, तुम होश में तो हो? वो बामुश्किल ही कुछ बोलने के काबिल हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाई साहब, अदयान आपके सामने बड़ा हुआ है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इसे। और मेरी ख्वाहिश थी कि जाना मेरी बहू बने, मगर सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि फिर मुझे कहना मुनासिब ही ना लगा। लेकिन अब आप जाना का हाथ अदयान के हाथ में देते हैं तो ये मेरी और मेरे बेटे की खुशकिस्मती होगी। अदयान सर झुकाए चुपचाप बैठा था। इसका दिमाग इस वक्त कुछ ना सोच रहा था, ना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर पा रहा था। कैसी बातें कर रही है उज़मा, अदयान और जाना की उम्रों में कितना फ़र्क है। जिसे जाना मेरी औलाद है वैसा ही मेरे लिए अदयान है। मैंने अदयान को कभी हिबा, जाना या आसिम से कम नहीं समझा। मैं अपनी एक औलाद की खुशी के लिए दूसरी औलाद की खुशियों का सौदा नहीं कर सकता। ये सरसा नाइंसाफ़ी होगी बच्चे के साथ। अब की बार नासिर साहब सख्त लहजे में बोले थे, भाई साहब उम्र का फ़र्क इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये शादी ना हो सके। फिर अगर देखा जाए तो जाना अदयान से बड़ी तो क्या, इसकी हम उम्र भी नहीं लगती, अदयान ही बड़ा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, अदयान के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, बल्कि अगर आप हाँ करेंगे तो अदयान को इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देंगे। इनकी आखिरी बात पर नासिर साहब और रबिया बेगम ने नहायत ही चौंक कर इन्हें देखा था। अदयान शुरू से ही जाना को पसंद करता है, और जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, इसके बाद ही मेरी ख्वाहिश थी कि जाना मेरी बहू बने। इनकी हैरान सवाली नज़रों के जवाब में उज़मा बेगम ने कहा, तो दोनों मियाँ बीवी की नज़रें एक साथ अदयान की जानिब उठी थी। अब तक यूं ही सर झुकाए बैठा था। हाँ अबू, अदयान से ज़्यादा हमारी जाना को कोई खुश नहीं रख सकता। अदयान की खुशी
ज़ाना में है, वो सिर्फ़ इसके लिए खामोश हो गया था, जानता था कि आपके लिए किसी को ज़ुबान देने की क्या अहमियत है, प्लीज़ सब्बू इजाज़त दे दीजिए। पर दोनों बच्चों की उम्रें, नाज़िर साहब अब भी पसोपेश का शिकार थे। मान जाइए जी, अदयान से अच्छा हमसफ़र ज़ाना के लिए और कोई नहीं हो ही नहीं सकता। रबिया बेगम को तो यूँ भी अदयान बहुत ज़्यादा अज़ीज़ था, और अगर वो ऐसा चाहता था तो इनको भला क्या एतराज़ हो सकता था। मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं है भाई साहब, ज़ाना मेरी बहू बनेगी ना। इनकी किसी भी बात से पहले उज़्मा बेगम बोल पड़ी और आखिर में उन्होंने एक आस से इनसे पूछा था। उन्होंने नज़र उठाकर बाकी सबके चेहरे देखे, सभी रजामंद लग रहे थे। उन्होंने नज़रें घुमाकर अपने बराबर में बैठे अदयान को देखा। वो अभी तक इस तरह बैठा था, इसके दिल में थोड़ा डर था, मगर सबकी ख्वाहिश के आगे इन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। और फिर कुछ ही देर में निकाह के बाद हैरान और परेशान से अदयान सिकंदर के बराबर बैठी थी। मिसिस अदयान सिकंदर, ये सब क्या हुआ था, क्यों हुआ था? इसकी शादी तो अरसल महमूद से होने वाली थी, फिर अदयान कैसे इस जगह आ गया? वो तो भाई था इसका, ये कैसे रिश्ते में बांध दिया था इससे जिसका कोई जोड़ ही ना था? कैसे बेजोड़ शादी थी? ये हुआ क्या था आखिर? वो जैसे जैसे सोती जा रही थी, मजीद चकराती जा रही थी। बड़ी अजीम खातून है आप, यूँ लड़की की बारात लौट जाए तो लोग अरसा गुजारने के बाद भी सुनकर ऐसे जगह रिश्ता नहीं करते, जबकि आपने तो सब देखकर भी अपने बेटे के लिए मांग लिया, वो भी बेटे से बड़ी उम्र की लड़की को। बेटा भी बड़ी सादतमंद है माशाल्लाह। एक खातून स्टेज के करीब ही दाएं जानिब खड़ी उज़्मा बेगम को कह रही थी। उनकी बातें ज़ाना के अंदर किसी नेज़े की मानिंद पेवस्त हो रही थी, जबकि उज़्मा बेगम का माथा इनकी बातों पर शकन आलूद हो गया था। अजीम होने की वाली कौन सी बात है? मैं और मेरा बेटा तो बड़े खुश नसीब हैं, जितनी प्यारी और नेक गुड़िया मेरे बेटे की नसीब हम सफ़र बनी है। अब हीरा हर एक की किस्मत में तो नहीं होता, और उम्रों की बात है, जहाँ तक तो उम्रों में कोई इतना फ़र्क नहीं है, बल्कि मेरी बहू मेरे बेटे से छोटी लगती है, और इस्लाम में भी ऐसी कोई बात नहीं कि हम इसे इतनी अहमियत है मेरे और मेरे बेटे के लिए। ये बात कोई मानी रखती। कोशिश के बावजूद इनका लहजा थोड़ा तीखा हो गया था। जी जी सही कहा आपने। वो खातून अपना सा मुँह लेकर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ाना का दिमाग मुतज़ाद सोचों में घिरा हुआ था। बारात लौट गई, क्यों? आखिर हुआ क्या था? आखिर इसे क्यों कुछ नहीं बताया गया था? अदयान वो क्यों तैयार हुआ इन सब के लिए? इसने ज़रा चेहरा मोड़कर अपने साथ बैठे अदयान को देखा। सफ़ेद शलवार, ब्लैक कुर्ते पे ग्रे वास्कट पहने खामोश बैठा, ज़रा सा आगे की जानिब झुका, अपने दोनों हाथों को बला कर बनाई मुट्ठी को घूर रहा था। मतलब अदयान ने चची के कहने पर मजबूरन ये शादी की। मुझ पर तरस खा के इसने नज़रें दोबारा अपने पर्स पर टकाते हुए सोचा, मगर वो नहीं जानती थी किसके साथ बैठा वो बंदा कैसे बेयकीनी की कैफियत में डोल रहा था। क्या ये सब सच था, हकीकत, या कोई ख्वाब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी जागेगा और ये खूबसूरत ख्वाब टूट जाएगा? क्या ज़ाना वाकई इसकी हो गई थी, इसके नाम से जुड़कर इसकी ज़िंदगी में आ गई थी? क्या वो इतना खुशकिस्मत था कि ज़ाना इसे छीनते छीनते इसे लौटा दिया गया था, हमेशा के लिए इसे सौंप दिया गया था? क्या सच में इसके दिल की दुनिया उजड़ते उजड़ते बच गई थी? वो बेयकीनी से सोचे चला जा रहा था। फिर ज़रा सी गर्दन मोड़ के इसने इसे देखा था, वही जोड़ा पहने, लेकिन आज सारे हथियारों से लेस वो इसके पहलू में सजी बैठी थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अदयान के लिए इस पर से निगाह हटाना मुश्किल हो रहा था। वो जैसे धीरे धीरे ख्वाब से हकीकत का सफ़र तय कर रहा था। कौन कौन सी रस्में हुई इसे होश नहीं था। इसने एक बार फिर ज़ाना को देखकर यकीन करना चाहा था कि, लेकिन तभी रुखसती का शोर उठा, और फिर वो जिस घर से गई थी दोबारा इसी घर में रुखसत होकर आ गई, मगर एक नई हसीयत, एक नए रिश्ते में जुड़कर। वो बेड पर गुलाबों की पत्तियों में घिरी बैठी हुई थी। अभी अभी हिबा बाजी सबसे आखिर में उठकर बाहर गई थी। कमरा वैसे तो नहीं सजा हुआ था जैसे इसे मौके पर सजाया जाता है, मगर हिबा बाजी, आसिम और ज़िशान से जल्दी जल्दी में जितना हो सका उन्होंने कर दिया। हिबा बाजी ने इसे शादी में तोहफे के तौर पर देने के लिए एक बेडशीट भी ले रखी थी। उन्होंने वही निकाल कर अदयान के बेड पर बिछा दी। शादी में मिलने वाले गुलदस्तों के फूलों की पत्तियां आसिम और ज़िशान ने पूरी कमरे में फैला दी थी, और बाकी 2-3 गुलदस्ते यूं ही रख दिए थे। इसने हिबा बाजी से जानने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर हुआ क्या था, मगर उन्होंने प्यार से इसे इन बातों को भूल कर आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने को कहा था, और वो ये बात कहते कहते चुप हो गई थी कि आगे की ज़िंदगी के लिए इसके पास सोचने को कुछ नहीं है। वो उठकर ड्रेसिंग के सामने आ गई, और अदयान के कमरे में आने से पहले वो इन सब चीज़ों से जांच छुड़ा लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अदयान ये सोचे कि मैंने तरस खाकर शादी की है तो वो मज़ीद गले पड़ रही है। आखिर क्यों तुमने इनकार ना कर दिया? क्या ज़रूरत थी इतना अच्छा बनने की? वो बेदर्दी से चूड़ियाँ उतारते बड़बड़ाई थी। कई चूड़ियाँ टूट चुकी थी, मगर बेनियाजी से अब खींच कर गले से हार उतार रही थी। अम्मी अबू कैसे मान गए इस बेजोड़ शादी के लिए? कान से इयरिंग उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते वो अंदर ही अंदर कुड़ते हुए एक बार फिर बड़बड़ाई। बहुत शौक हो रहा था इतना ताबेदार बनने का, सारी ताबेदारी 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। हूँ
वो बैग से कदरे सादा सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई। अम्मी ने ही कपड़ों वगैरह के बैग फ़ौरन ही कमरे में रखवा दिए थे। सबकी नज़रों में अच्छा बन जाओ, चाहे इसके बदले ज़िंदगी को मजाक बना लो। रगड़ रगड़ कर मेकअप साफ करने के बाद बाहर आई तो बड़बड़ाहट अब तक जारी थी। ये क्या मजाक हुआ है आज मेरी ज़िंदगी के साथ? मौला कहाँ गलत थी मैं? क्या गुनाह था जिसकी सज़ा दी है तूने मुझे? अलमारी के निचले खाने से चादर निकाल कर सोफे पर जा बैठी और फिर सर से पाँव तक चादर तान कर लेट गई। नींद की वादियों में दाखिल होने तक बड़बड़ाहट और आंसू जारी रहे थे। हैं लड़के तुम अब तक यहीं खड़े हो? काफ़ी देर बाद हिबा बाजी भी आराम के घर से ऊपर आई तो इसे अब तक कमरे के बाहर खड़ा देखकर हैरान है कि तकरीबन 20-25 मिनट पहले वो इसे खूब तंग करने के बाद बहुत सी दवाएं देकर यहाँ छोड़कर गई थी, पर अब आई तो इसे वहीं खड़ा देखकर इनका हैरान होना बजा था। हिबा बाजी, ये वाकई सच है या मैं नींद में कोई ख्वाब देख रहा हूँ? वो इसके सवाल पर हिबा बाजी का दिल चाहा कि अपना माथा पीट ले। तुम ये पूछने खड़े हो इधर अभी तक? अब इनकी बात पर वो बालों में हाथ फेंकर रह गया। कसम से अदयान है, पुरानी फिल्मों के हीरोइंस में भी ऐसी नर्वस ना होती होंगी जैसे तुम। हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक, मेरा यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको मजाक सूझ रहा है। वो मुंह बनाकर बोला, एक थप्पड़ लगाऊं ना तो सब समझ आ जाएगा। कल तक नाकाम आशिकों की तरह इसके हिजर में दीवाने बने घूम रहे थे और आज जनाब को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। वो झिझला कर बोली, हाँ तो नहीं आ रहा ना? कितना अचानक और किस तरह हुआ है सब, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अंदर जाते हुए बेचारगी से बोला, ठीक है फिर मेरी तरफ से चाहे पूरी रात यहाँ खड़े रहकर अपना कन्फ्यूजन का शौक पूरा करते रहो, मैं जा रही हूँ सोने। वो कहकर अपने कमरे में चलेगी। जाके वो वहाँ खड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर थक कर धीरे से कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाता अंदर दाखिल हुआ। कमरे में जा बजा फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पूरा कमरा दिलफरेब खुशबू से महक रहा था। अंदर आते ही सारी बेयकीनी कन्फ्यूजन जैसे कहीं गायब हो गई थी, वो इसकी हो चुकी थी। दिल गवाही दे रहा था। एक ताराना निगाह फूलों से सजे कमरे पर डालकर इसने जो बेड की तरफ देखा तो इसे झटका सा लगा था। इसके मुताबिक इसे वहीं होना चाहिए था। जरा सा सर घुमाकर देखा तो सोफे पर चादर में लिपटे किसी वजूद का एहसास हुआ था और जाहिर है वो जाना के अलावा वो कौन हो सकता था। इसने नासमझी से एक नज़र खाली बेड को देखा और एक नज़र चादर में छुपे इस वजूद को। इसी कैफियत में कपड़े तब्दील करने के बाद वो भी आकर बेड पर दराज हो गया और फिर करवट बदल कर कितनी ही देर पुरसोच नज़रों से सोफे की तरफ देखता रहा। यकीनन आज जो हुआ इसको लेकर अपसेट होगी। डोंट वरी यार, सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। सोने से पहले ये बात आखिरी बात थी जो इसके ज़हन में आई थी और ख़ुद को ये तसल्ली देने के बाद वो मुतमिन होकर सो गया था। सुबह इसकी आंख किसी हल्के से खटके से खुली थी। इसने मूंदी मूंदी आंखों से देखा वो अलमारी खोले चादर रख रही थी तो गोया वो आवाज़ अलमारी खोलने की थी। फिर अलमारी बंद करने के बाद वो जाकर सोफे पर बैठ गई। अब दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा था, गोया नमाज पढ़ चुकी थी। इसने घड़ी की तरफ देखा, वहाँ 6:15 का टाइम था। वो बेड पर उठ बैठा। गुड मॉर्निंग के इसके बोलने पर वो बुरी तरह चूक गई थी। गुड मॉर्निंग जॉब ने वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली कि अगर वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मतवज्जो ना होता तो इसे पता भी ना चलता कि वो कुछ बोली भी है। कब उठी उससे पहली बार इससे बात करना इतना मुश्किल लगा था। फजर के साथ ही वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे भी जगा देती। वो बोला तो उसने एक नज़र इसे देखा, दोबारा नज़रें झुका ली, जवाब कोई नहीं दिया। वो फ्रेश होकर आया। वो तब भी इसी पोजीशन में बैठी थी। वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ, बालों में ब्रश करते हुए सोच रहा था कि अब क्या और कैसे बात करे। इस वक्त इसने जाना की आवाज़ सुनी, तुमने ये सब क्यों किया? बिना इसकी तरफ देखे वो पूछ रही थी क्या सब। इसने आईने में नज़र आते इसके अक्स को देखते हुए पूछा। वो वाकई इसकी बात नहीं समझा था। यही शादी का लफ्ज़ बोलना इसे ज़रा अजीब लगा, जबकि अदयान इसकी बात पर चंद सानिए को तो हैरान हुआ, फिर बेख्तियार हंस दिया। ताबेदार मशरक़ की लड़का हूँ, जहाँ माँ ने कहा सर झुका दिए। इसने यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया था। मौका मुकाबिल भरा बैठा है इसका तो इसके फरिश्तों को भी गुमान आता है। शटअप अदयान, तुम्हें लगता है ज़िंदगी मजाक है जैसे तुम यूँ चुटकी में उड़ा दोगे? वो एकदम भड़की थी। अदयान हैरान, क्या हो गया है? वो हद दर्जा हैरान था। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ये शादी होने दी तुमने? वो पूछ रही थी। क्या फजूल बात है यार, शादी इंसान क्यों करता है? ज़ाहिर है घर बसाने के लिए। वो इसके इस फजूल सवाल पर सच में उलझा था। फजूल बात है मैं नहीं, तुम कर रहे हो, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि हम दोनों कभी घर नहीं बसा सकते। वो दूबदू बोली। अदयान के माथे पर बल पड़े, क्या मतलब क्यों नहीं बसा सकते घर? वो बाजू सीने पे बांध के इसके मुकाबले खड़ा हुआ। इससे हकीकतन इसकी बात अच्छी ना लगी थी। जितने अनजान मत बनो तुम। वो इसके करीब आने पर झिझक सी गई। अनजान हूँ तो पूछ रहा हूँ। इसका लहजा थोड़ा तेज़ हुआ और वो कैसी अजीब बातें कर रही थी। अदयान, दिमाग मत ख़राब करो मेरा, तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी उम्रों में कितना फ़र्क है। फिर क्या सोचकर तुमने ये कदम उठाया? क्यों माने तुम सब की बात? ज़िंदगी 4 सफ़ों के अफसाने जितनी आसान नहीं है जो तुम कुर्बानी देकर बैठ गए हो और उम्मीद रखते हो कि ये भी अफसाने की तरह आसानी से कट जाएगी। वो तब कर बोली, बस करो जाना, क्या अजीबोगरीब बातें लेकर बैठ गई और हमारी उम्र में
कोई इतना फ़र्क नहीं है जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो। वो यही समझ रहा था कि इसे सिर्फ उम्रों के फ़र्क की बात परेशान कर रही है। इसने मलामत से समझाना चाहा मगर वो भड़क कर दोबारा कुछ बोलने ही लगी थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से इसे खामोश होना पड़ा। अदयान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने हिबा बाजी दांत निकाले खड़ी थी। हटो भी सामने से। इसे यूं ही दरवाजे में खड़ा देखकर उन्होंने घूरा तो इसने फौरन एक जानिब होकर इन्हें रास्ता दिखाया। क्या हाल है भाभी जी? होशियार से देखते हुए बोली तो अदयान के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि इसने जरा गुस्से से हिबा बाजी और फिर इसे देखा। प्लीज हिबा बाजी, इसके लहजे में छुपी तलखी दोनों ने ही बाखूबी महसूस की थी। हिबा बाजी चुप सी हो गई, जबकि वो एक नज़र से देखकर बाहर निकल गया। ये कपड़े चची ने भिजवाए हैं, पहनकर तैयार हो जा, फिर नाश्ता करते हैं। वो कुछ कहना चाहती थी मगर फिर वक्त का ख्याल करके फिलहाल खामोश हो गई। इतने भारी कपड़े प्लीज बाजी, मैं ये नहीं पहन सकती। नाश्ता ही करना है ना? वो रोज़ ही करती हूँ, आज कोई नया तो नहीं कर रही। वो बात बे बात तलख हो रही थी। आज रोज़ की और आज की हैसियत में बहुत फ़र्क है जाना। हिबा बाजी ने अपनी तरफ से समझाने को ये कहा था, मगर इसको लगा कि जैसे वो भी तंज कर रही है। मैंने कोई दूसरी हैसियत कबूल नहीं की। वो सर चढ़कर बोली, तुम्हारी किसी बात को ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जो है सो है। प्लीज़ मज़ीद बहस मत करो और तैयार हो जाओ। दूसरी सूरत में मैं चची को भेज देती हूँ, इन्हें इनकार कर दो क्योंकि ये उन्होंने ही भिजवाए हैं। हिबा बाजी ने दर पर्दा धमकी दी तो इससे मजबूरन खामोशी से इनकी बात मानना पड़ी। तैयार होकर जब हिबा बाजी के साथ नीचे आए तो सभी डाइनिंग टेबल पर इन्हीं के इंतजार में थे। सभी बड़ों ने बारी बारी प्यार और खुशहाल जिंदगी की दुआओं से नवाजा। अदयान ने नजर उठाकर से देखा, जो शायद जानबूझकर इसके बराबर खाली जगह छोड़कर ताई जी के साथ बैठ गई थी। सिल्वर कॉम्बिनेशन का हल्के फुल्के काम से मजीन सूट, एक हाथ में सोने के 2 कंगन जबकि दूसरे हाथ में कांच की चूड़ियां पहने लाइट से मेकअप के साथ वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। अदयान आसपास से गाफिल सा होने लगा। नाश्ते के बाद वो लोग वही महफिल जमाए बैठ गए। जाना हर मुमकिन हद तक इसे इग्नोर कर रही थी, जबकि वो बात के बहाने तलाश कर रहा था। ताया जी ने वलीमे का अरेंजमेंट इंतजाम घर के करीबी प्लॉट पर करवा लिया था। ताया जी के 1000 कहने के बावजूद वलीमे का सारा खर्च उज़मा बेगम ने ही किया था। इनके पास सिकंदर साहब की बचत और फिर इसके बाद पेंशन से मिलने वाले पैसे थे, क्योंकि नासिर साहब ने इन्हें पैसे कभी खर्च करने ही ना दिए थे। वो हर छोटा मोटा खर्च खुद उठाते थे, यहाँ तक कि जाना के एक्सीडेंट के वक्त भी उन्होंने इसी वजह से पैसों की परेशानी की बात इन्हें ना बताई थी। और अब जिनसे बासानी उन्होंने वलीमे की एक शानदार दावत का इंतजाम कर लिया था। रात में वलीमा का फंक्शन बेहद शानदार था, जहाँ एक तरफ वो पिंक और लाइट ब्राउन रंग की पशवाज में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं ग्रे सूट, ब्लैक शर्ट और ग्रे टाई लगाए बहुत हैंडसम लग रहा था। वो फंक्शन खत्म हुआ तो उज़मा बेगम ने दोनों को आराम की घर से इनके कमरे में भेज दिया। इसने कमरे में आते ही जेवर उतारना चाहा तो अदया ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। वो तो जैसे करंट खाकर पलटी थी। रूप मेरे लिए सजाया है, मुझे जी भरकर देख तो लेने दो। वो इसके कान का झुमका हल्के से छूकर बोला, क्या करते हो अदयान? वो झिझक कर पीछे हटी। यार तुम भाग क्यों रही हो? यहाँ आओ ना। इसने कलाई थाम कर अपनी जानिब घसीटा तो वो बेतवाज़ुन होते इसके सीने से आ लगी। प्लीज़ अदयान छोड़ो मुझे। इसका दम घुटने लगा। नहीं छोड़ सकता ना यार, दिल की मुराद भर आई है। तुम फिर छोड़ने की बात करती हो। इसके चेहरे पर झुकता वो इन लम्हों के जादुई हिसार में कैद होने लगा। खुदा का वास्ता दयान, दूर रहो मुझसे। इसने पूरी कोशिश दिखा दे के से पीछे हटाया। अंदाज में इतनी नागवारी थी कि वो हक्का बक्का रह गए, जबकि वो कह रही थी, मत चढ़ाओ एक और भार मुझ पर, जितना चढ़ा चुके हो बहुत है, मजीद की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? वो रंदी आवाज़ में इसके सामने बकायदा हाथ जोड़कर बोली, फिर कपड़े उठाकर बाथरूम में बंद होगी। जबकि अदयान वहीं सन्नाटों की जद में खड़ा इसकी बातों इसके रवैये पर गौर करता रह गया। इस रोज़ के बाद अदयान भी कुछ खामोश सा हो गया। वो इस दिन इसके रवैये की वजह सोचते सोचते थक गया था, मगर इसकी बातें इसकी समझ से बाहर थी। 1-2 बार पूछा भी तो वो कोई ना कोई तंज करके वहाँ से हट जाती। वो ये भी नहीं कह सकता था कि इससे अरसल महमूद से शादी टूटने का दुख है, क्योंकि बाबाजी ने बातों बातों में इससे बताया था कि जाना खुद भी अभी शादी के लिए तैयार न थी और ना ही अरसल महमूद से कभी इसकी कोई बात हुई थी। अजीब बेकैफ से दिन गुजर रहे थे। वो इसकी होकर भी इसकी ना हो सकी थी। वो ज़रा भी इसके करीब होने लगता वो बुरी तरह से रद्द कर देती। कोई सामने होता तो फिर भी बात कर लेती थी, मगर कमरे में दाखिल होते ही यूँ अजनबी बन जाती, जैसे कोई दूसरा वजूद इस कमरे में मौजूद ही ना हो। वो इसे खुद से सदियों के फासले पर नजर आती थी। हिबा बाजी वलीमे के दूसरे रोज़ ही वापस चली गई थी। इसे आए भी 3 हफ्ते हो गए थे। 1 माह की छुट्टियों के बाद इसे वापस जाकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना थी। वो ये वक्त जाना के साथ गुजारना चाहता था, मगर वो थी कि दूरियां बढ़ाती ही चली जा रही थी और अदयान वो बेचारा इसकी बेरुखी पर बस दिल महसूस करके रह जाता। इसके जाने में 2 दिन रह गए थे। वो जाना को बता देना चाहता था कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करता है। इसकी अजनबियत की दीवार गिरा देना चाहता था।
जो शादी के रोज़ से अब तक कायम थी, बल्कि ज़ाना जैसे उस दीवार को रोज़ मजबूत से मजबूत तर करने पर तुली हुई थी। जो थोड़ी बहुत नाराज़गी इसके दिल में थी वो भुला कर वो एक बार फिर इसकी तरफ बढ़ा था, जिसे इतनी दुआओं के बाद पाया है। इसके आगे झुकने में भी कि भला क्या हर्ज है। दिमाग अकड़ दिखाने लगा तो इसने फ़ौरन टोका और वो दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते वो उसके पास चला है। रात के 11 बज रहे थे। वो अभी किचन के काम करके ख़त्म करके कमरे में आई थी और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी कंगन उतार रही थी, जो वो ताई माँ और चची की वजह से पहनती थी। शादी के बाद भी जब वो उसी आम से हुलिये में फिरती रहती तो अम्मी और चची दोनों ने इससे ही टोका। तब से वो उनकी वजह से हल्का फुल्का जेवर पहन लेती थी, मगर जूं ही कमरे में आती यूं उनसे जान छुड़वाती, जैसे कैदी जंजीरों से। अदयान चंद लम्हे खड़े से देखता रहा, फिर चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जाना इन्हें एक नज़र शीशे में से देखा, फिर उठकर इसके साइड से कतरा कर निकलना चाहती थी कि अदयान ने इसकी नाजुक सी कमर को बाजू के सार में लेते से खुद से करीब कर लिया। उससे अचानक इब्तिदा पर बुल खलाई, बस अब ख़त्म करें ये बिला वजह की नाराज़गी। उसकी उलझी लट्स चेहरे से हटाता हुआ पूछ रहा था, क्या बदतमीज़ी है? अदयान छोड़ो मुझे, वो उसका हाथ झड़क कर बोली, मगर हसार मजबूत था। बदतमीज़ी कैसी जनाब, बीवी होती हो मेरी। वो शाह से बोला, तंज कर रहे हो? याद रखो मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे बीवी बनाओ, लिहाजा मुझे से ये तंजिया गुफ्तगू करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। इसने अपना आप छुड़ाने की फिर एक नाकाम सी कोशिश की। कैसा तंज यार, मैं क्यों करने लगा तंजिया गुफ्तगू तुमसे? इसने हैरानगी से पूछ रहा था। इतने भोले बनने की कोशिशें मत करो, वो फंकारी थी। बोला तो हूँ ना यार, भोला भाला ना होता तो इसे जंगली बिल्ली के जाल में कैसे फंस जाता। इसने तो बात किसी और पैरे में की थी, लेकिन जाना ने इस बात को अपने ही मतलब में लिया था। तो मत फंसते इस जाल में, कोई मजबूर भी ना करता तुम्हें, मगर नहीं, तुम्हें तो सबकी नज़रों में महान बनने का शौक था। वो बढ़ गई। यार छोड़ भी दो लड़ाई, पता नहीं किस बात का गुस्सा है तुम्हें। ना खुलकर बताती हो ना नाराज़गी ख़त्म करती है। चलो शाबाश, आप मान जाओ, वो जो भी शिकवा है बाद में कर लेना मुझसे, ठीक है? लेकिन अभी मेरे जाने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, कुछ तो एहसास करो मेरा। इसने कहते हुए झुक इसकी आंखें चूम ली। आई लव यू, वो धीमे से फंसू खेज लहजे में बोला, मगर सामने वाला तो अभी इस एहसास को समझने से बिल्कुल कासिर था। वो तो इस कदर दीदा दलेरी पर साकत सी रह गई थी। वो एक बार फिर झुका, मगर इस बार इसने हवास में आते ही पूरी ताकत से इसका फसाद तोड़ा था और इससे दूर जा खड़ी हुई थी। खबरदार खबरदार, जो आइंदा तो मेरे करीब आए, और खबरदार जो दोबारा मुझे से ऐसी होची हरकतें और बातें की। तो वो उंगली उठाकर बोली, वट होची हरकतें? शायद तुम ये बात फरामोश करी हो कि बीवी हो तुम मेरी, इससे ज़्यादा हक रखता हूँ तुम पर। इसकी बात पर वो उछल ही तो पड़ा था। ये नकाब तुम्हें मेरे सामने खुद पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अजीम हो, ये बात तुम साबित कर चुके हो। अभी और क्या साबित करना बाकी है? चले जाओ यहाँ से, तुम मत लगाया करो ये बीवी बीवी की रट, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम जैसे दोगले शख्स से जिसके अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और। शट अप जाना, जस्ट शट अप। मैं जितना तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ तुम बढ़ती जा रही हो। ये जिस तरह तुम मुझे मेरी ज़ात को बार बार रद्द करती हो ना, इतना अपनी ज़ात की नफ़ी कोई बर्दाश्त नहीं करता। मैंने हर कोशिश कर ली तुम पुरसकून होकर इस रिश्ते को दिल से अपना लो, मगर शायद मेरी मोहब्बत ही वो असर नहीं जो तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं है, तो अब मैं तब तक इस घर में नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इसके करीब बहुत करीब आ खड़ा हुआ और न जाने क्यों जाना इस बार दूर ना जा सकी थी। अदयान ने इसके चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम लिया। वो ये भी ना झड़क सकी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इस दिल में कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम जब तक चाहोगी मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे दिल में अपनी जगह के बनने का। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। इसने बड़ी नरमी से अपनी मोहब्बत की मोहर इसके पेशानी पर सब्त की, और ऐसा पहली बार हुआ था जो जाना का दिल इसकी कुर्बत पर एक अनोखी ही लय पर धड़कने लगा था। वो जाकर कारपेट पर एक जानिब किए अपने बिस्तर पर दराज हो चुका था। वो सोफे पर लेटती थी तो इसने कई बार इसे बेड पर सोने को कहा। एक दो बार खुद पहले सोफे पर लेट जाता तो वो बेड पर लेटने की बजाय सारी रात बैठ के गुजार देती। तब इसने अपना बिस्तर नीचे करना शुरू कर दिया था। वो सोफे पर सोती और वो कारपेट पर अपनी धड़कन को अनसुना करती। वो भी सोफे पर आ बैठी और चोर नज़रों से देने लगी। जो चित लेटा छत पर नजरें टिकाए किसी गहरी सोच में था। अगले ही रोज़ वो चला गया था और जाना को लगा कि इसका दिल खाली खाली सा हो गया है, मगर जो एक अना की दीवार थी वो इस बात को कबूल करने की इजाज़त ना देती थी। इसे कि 2 साल हो चुके थे यहाँ से जाने के बाद। 2 सेमेस्टर के लिए वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बैरून मुल्क चला गया था, और इस बार जो सेमेस्टर ब्रेक आया तो इसने ये कहकर घर वालों को ऑफिस से छुट्टी ना मिलने का बताकर ना आने की वजह बताई थी, और ये सिर्फ एक बहाना है। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। चची ने तो इससे कभी कुछ ना पूछा था। अब्बू की तरफ से सिर्फ सवाल करती महसूस होती थी। आसिम और ज़िशान अलग इसको याद करते थे। अम्मी और हिबा बाजी कई बार दबे दबे लफ्ज़ों में पूछ चुकी थी, मगर वो हमेशा टाल जाती। मगर कल उन्होंने इससे खुलकर पूछ ही लिया था। आसिम का कई बात काफ़ी साल पहले ही रबिया बेगम की छोटी बहन
आसिम की बात काफ़ी साल पहले ही रबिया बेगम की छोटी बहन की बेटी नाइमा से तय हुई थी। अब सब बड़ों की राय थी कि रुखसती नहीं है तो कम से कम अब निकाह हो जाना चाहिए। चची कुछ बुझी बुझी सी थी और सब ही जानते थे कि वो क्यों उदास है। इनके बार बार कहने के बावजूद अदयान ने न जाने कौन कौन से बहाने बनाकर निकाह की रस्म इसके बगैर अदा करने को कह दिया था। अम्मी नई नई जॉब है, कोशिश की है पर छुट्टी नहीं मेरी। आप जानती है कितनी मुश्किल से इतनी अच्छी जॉब मिलती है। अब जिम्मेदारियाँ भी हैं मुझ पर, अगर आता हूँ तो जॉब गंवा दूंगा और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ताया जी से मैं बात कर लूँगा और बाकी मैं पैसे भेज रहा हूँ आसिम और नाइमा के लिए। बहुत अच्छा सा तोहफ़ा ले लीजिएगा। मैंने भी इसका गिफ्ट ले लिया है, कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। अच्छा अम्मी रखता हूँ, प्लीज़ नाराज़ नहीं होना। आप बताइए माँ को भी मेरी मजबूरी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके ना आने से सभी उदास थे, वो भी। हिबा बाजी को शक तो पहले ही था पर अब यकीन होने लगा था। वो आज इससे साफ बात करने की ठान चुकी थी और वो भी जैसे अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसके पूछने पर सब कुछ इन्हें बताती चली गई और हिबा बाजी का दिल किया कि इसको इतनी सुनाए कि वो ज़िंदगी भर ना भूले, मगर इसके आंसू देकर चुप होगी। और फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो हर बात इसके गोशे गुजार करती चली गई। इसके एक्सीडेंट का दिन, अदयान का पैसों का इंतज़ाम करना, इसकी फीलिंग्स, इससे लेटर लिखना इन्हें और चची को पता लगना, अरसल में मुँह से शादी तय होना, अदयान की हालत, शादी टूटने और फिर अदयान से होने की वजूहात, अदयान का दीवानापन। अर्ज़ एक चीज़ उन्होंने इसे बता दी और वो तो जैसे हवाओं में महलिक हो गई थी। कोई इसको इतना चाहता है वो मगरूर होकर हवा में उड़े या इसने खुद इसे चाहत को रुसवा किए, इसे पछतावे के साथ ज़मीन में धंस जाए। वो कल से इसी अधेड़पन में लगी थी। कितनी देर सजदे में रो कर दुआएं करती। जो कुछ वो इसके साथ कर चुकी थी, कहीं ऐसा तो नहीं इसने रास्ता बदल लिया हो। आखिर वो भी इंसान है, इसके भी जज्बात हैं, वो किसी और को नहीं। मौला ऐसा ना हो, एक मौका दे दे या अल्लाह मुझे अपनी इस गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका। परवरदिगार वो गड़गड़ाई। शाम धीरे धीरे डर रही थी। हॉस्टल के कमरे में बैठा वो मुसलसल सोचे में उलझा हुआ था। 2 साल गुजर चुके थे। इसे देखिए, इससे बात की वो तो जैसे अपनी ज़िंदगी में इसकी सेहत, इसकी जगह सब भूल चुकी थी। कभी गलती से भी इसने फ़ोन करके इसका हाल तक पूछने की ज़हमत न की थी। मेरी मोहब्बत में ही खोट होगा, वो जो मेरी होकर भी मेरी नहीं, इसने करब से सोचा था। अब तो बहाने भी ख़त्म होने लगे हैं मेरे पास। जॉब का बहाना भी कब तक साथ देगा। आखिर मैं क्या करूं, ऐसा क्या कहूँ ऐसा जो तुम्हारे दिल को मौम कर सके। तुम तो कभी ऐसी ना थी, इतना सख्त तो ना था तुम्हारा दिल, तो अब क्यों मेरी जानिब से दिल को इतना पत्थर कर बैठी हो। मेरे जज्बात तुम्हारे दिल पर असर ही नहीं करते। इसने जलती ही आंखों को बंद कर लिया। इसका ख्याल था कि कहीं एक पल भी साथ ना छोड़ता था और शायद देर तक यही अज़ियतनाक बात सोच कर कुड़ता रहता कि मोबाइल पर होने वाली मैसेज भी अपने इसका ध्यान अपनी जानिब किया था। बाहरें लौट आएंगी, हवाएं गुनगुनाएंगी, खुशी से मस्त होकर घटाएं लड़खड़ाएंगी, हसीन चांदनी होगी, फलक पे रोशनी होगी। कुछ ऐसी रातें आएंगी कि झीलें मुस्कुराएंगी, नज़र में फूल महकेंगे, उदासी लौट जाएगी, रंगीले पंछी आएंगे, कुछ ऐसे गीत गाएंगे। सितम का दौर होगा ख़त्म, चाहत का फिर होगा जन्म। निगाहों में खुशी होगी, ना आंख अब ये नम होगी, बेचैनी ना मुझको रुलाएगी, ख़िज़ा लौट जाएंगी। सुनो तुमसे कहना है जाना, तुम जो मान जाओ तो कि तुम जो लौट आओ तो खुशियाँ खिलखिलाएंगी, बहारें लौट आएंगी। इतना दिल नशीन, इतना मुकम्मल इज़हार। इसने कई बार नंबर चेक किया, कहीं इसे नंबर देखने में तो गलती नहीं हुई थी, कहीं वो जागती आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रहा था, कहीं वो खुशगुमान तो नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, इसने कई बार चेक किया था, बार बार देखा था, वही नंबर था। मगर इस नंबर से मिलने वाला पैगाम बिल्कुल गैर मुतवक्का था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत, मोहब्बत का भरपूर एहसासमय। वो जो अभी कुछ देर पहले तक सोचों में घिरा हुआ था, अंदर कहीं टूट फूट के मराहिल से गुजर रहा था, अब एकदम ही इसका मूड बहाल होने के साथ साथ इतना खुशगवार हो गया था कि इन 2 सालों में दिलो दिमाग को जकड़ी सारी कसाफत लम्हों में दूर हो गई थी। वो तेज़ी से उठकर वार्डरोब की जानिब बढ़ गया था। अब वापसी का सफ़र उतना ही खुशगवार होना था जितना इन 2 सालों का सफ़र दुशवार था। इनकी होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट जगमगाई थी। काम निपटा कर अम्मी चची की डांट पर वो अब कमरे में आकर बेदिली से तैयार हो रही थी। आज आसिम का निकाह था, शादी के बाद घर में होने वाला पहला फंक्शन था, मगर इसका दिल बुझा बुझा था। वो अदयान के साथ हर खुशी मनाना चाहती थी, इसके रूबरू अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करना चाहती थी, इसे अपनी सफाई देना चाहती थी। हर जगह, हर तकरीब, हर खुशी में उसके साथ शरीक होना चाहती थी। 2 हफ्ते पहले उसने अदयान को मैसेज किया था, मगर अदयान ना खुद आया था, ना ही कोई मैसेज या फ़ोन। वो ज़रूर किसी और को पसंद कर चुका होगा। हाँ, यही होना चाहिए मेरे साथ। मैंने इसके खुलूस, इसकी मोहब्बत को ठुकराया था, अब भला क्यों वो मुझे अपनाएगा। इसने यकीनन अपने लिए कोई और हम उम्र लड़की ढूंढ ली होगी। वो मनफी सोचों में घिरी ड्रेसिंग टेबल की सतह पर सटकाए बेआवाज़ रोने लगी। वो कहती है मुझसे कि तुम जो मान जाओ तो खुशियाँ खिलखिलाएंगी, अगर तुम जो लौट आओ तो ज़िंदगी मुस्कुराएगी, फिर बहारें लौट आएंगी। तब मैं सुनकर इसकी सब बातें फ़कत इतना ही कहता हूँ, खफा होना, मना लेना, ये लड़ना झगड़ना, सज़ा देना सदियों से रवायत है, ये मोहब्बत की अलामत है। गिले शिकवे करो मुझसे, मोहब्बत
तुम्हें जाना इजाज़त है, मगर एक बात मेरी याद रखना, तुम कभी ऐसा भी होता है, हवाएं रुख बदलती हैं, रुतें भी लौट जाती हैं, खफा होना भी मुमकिन है, ख़ता होना भी मुमकिन है, मगर हवाओं के रुख बदलने से, रुतों के लौट जाने से, कि उस रूठने मनाने से आरज़ुएं टूटा नहीं करती, बहारें रूठा नहीं करती। हमेशा याद रखना तुम के यूँ हम सफ़री छूटा नहीं करती। कोई इसके कान के पास गुनगुनाया था और इसकी आवाज़ पर सर उठाकर एक झटके से मुड़ी थी। वो सामने था, मुस्कुराता हुआ, दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। मगर ये क्या? इसकी आंखों में आंसू क्यों थे? वो यूँ यूँ क्यों रो रही थी? इसकी मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। क्या हुआ है जाना, रो क्यों रही हो? इसने इसकी आंसू पूरम पर चुने थे। तुम कब आए? और इस दिन मैंने मैसेज किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसके कॉलर को जकड़े पूछ रही थी। मैं समझी तुम नहीं आओगे, मुझसे नाराज़ हो गए हो, मुझे छोड़ दो कि कभी नहीं। वो जैसे अब भी इसी खौफ में बोलती जा रही थी। अदयान इसके होंठों पर हाथ रखा। दोबारा ऐसी बात मत करना। अदयान सिकंदर सांस लेना छोड़ सकता है, लेकिन जाना अदयान को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। इसकी ज़िंदगी है, इसकी ये बेटर हाफ। वो इसकी तरफ इशारा करते हुए बोला तो इसने बेहद हैरानगी से इसे देखा। इतनी मोहब्बत, इसकी इतनी बेतनाई के बावजूद भी इतनी चाहत, तो फिर तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोली तो बेख्तियार हंस पड़ा। अब तुम्हें इतना सताना तो हक था ना मेरा। मुझे 2 साल तड़पाया तुमने और खुद 2 हफ्ते भी बर्दाश्त ना कर सकी। वो इसे चढ़ा रहा था, दोनों बाजू इसके गिर्द बांध कर इसे खुद से बेहद करीब कर लिया। वो पजल होने लगी। तुम बदला ले रहे थे उसकी बाहों में कसमसाई। नहीं, वो तो तुम्हें सरप्राइज़ देना था, पर बदला तो अब लूँगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, तुम बदला लोगे मुझसे? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ बिल्कुल, 2 साल तड़पाया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी। इसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है ले लो बदला। जिस तरह मैंने अपनी नादानी में तड़पाया तुम भी तड़पा लो, जाओ। वो इसके हिसार से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आवाज़ रंध गई थी, दूर किधर जा रही हो? पास आओगी तो बदला लूँगा ना। वो भी सूज समेत। इसने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और एक बार फिर अपने हिसार में ले लिए। छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी मुझे तुमसे। वो इससे अपना आप छुड़ाने लगी। एकदम चुप, अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी, अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। अब बचकर दिखाना मुझे। 2 साल ख्वामखा की गलतफहमियों की नज़र कर दी, वरना आज हमारा राजकुमार भी अपने मामू के निकाह में शामिल होता। एक बार पूछ रात करते वो आंख दबाकर बोला तो जाना का चेहरा इसकी ऐसी बात पर तब सा गया। अदयान ने दिलचस्पी से इसकी लड़ती पलकों को देखा। मुझे चची बुला रही हैं, जाने दो। इसकी नज़रें इसे बुरी तरह बुरखला दे रही थी। कोई नहीं बुला रही तुम्हें, और अपनी सज़ा पाए बगैर तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा अब तुम्हें। इस पे तो आज शोखियाँ सवार थी और जाना कहीं जाए फरार ना पाकर इसके सीने में ही चेहरा छुपा गई थी। और इसकी इस अदा पर अदयान का कहका बेसख्ता था, तुम्हारी ज़ात से आगे तो अब रास्ता ही नहीं, मेरे सफ़र तो यहीं पर तमाम होते हैं। आई लव यू अदयान। वो धीरे से बोली तो अदयान ने सरशार होते हुए मोहब्बत से इसे खुद में समेट लिया था। आज बचपन की मोहब्बत मंजिल पा गई थी। दिल की राहों में अब खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी। यहाँ पर नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था दिल की राहों में और इसकी राइटर हैं समिया अबैद। तो कैसा लगा आपको ये नावल में जो लड़की का नाम था बहुत अजीब सा था, उसको पढ़ने में तो उसे मुश्किल आई। इग्नोर करके पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।